बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पूरी रात और पूरा दिन ट्रेन का सफर करने के बाद मैं थका हुआ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ चला जा रहा था। ट्रेन में एक पल भी सो न सका था। बोगी में लोगों का शोरगुल, हंसना, मुस्कुराना मेरी नींद में खलल अंदाज होता रहा। कभी आंख लग जाती तो जोर जोर से आवाजें आती, वो देख, वो क्या चीज है, वो देखो पहाड़, वो देखो सफेदा, वो देखो जंगल। लोगों की उल्टी सीधी बातों से मेरा दिमाग शल हो जाता। शुक्र किया कि मेरी मंजिल आई। गाड़ी से उतरकर पैदल चलता चलता मैं टांगू के अड्डे की तरफ चल पड़ा। इधर उधर भी नजरें घुमा घुमा कर देख रहा था कि कोई होटल नजर आए और 2 घूंट पानी ही जहर मार कर लूं। लेकिन ये कमबख्त होटल के ही नजर न आ रहा था। आज के दिन रात ही मेरे लिए मनहूस साबित हुए थे। आखिर दूर से मुझे एक छोटा सा खोखा नजर आया। मैं उस खोखे की तरफ चल पड़ा। वहां एक आदमी चाय वाले बर्तन धोने में मसरूफ था और 4 आदमी उठकर मेरे सामने से गुजर रहे थे। मैं उनकी जगह पर जाके बैठा, बैग को चारपाई के नीचे रखा और एक प्याली चाय का ऑर्डर किया। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया, उसमें हवा भरी और एक बर्तन उस पे रखा। मेरी नजरें इस खोखे की तमाम चीजों का जायजा ले रही थी। एक बहुत बड़ी फिल्मी तस्वीर खोखे के बिल्कुल सामने हवा में लहरा रही थी। दूसरी तरफ भी फिल्मी तस्वीरें, लेकिन ये छोटी छोटी थी। शायद उसने अखबारों से उतार के लगा रखी थी। और छत पर एक लालटेन लटक रही थी जो इसे शाम के बाद जलाता होगा। सामने एक बड़ा सा तख्त पोश था जिस पर चूल्हा, चाय के बर्तन, पैसों वाला लकड़ी का गला था और एक तरफ मुख्तलिफ किस्मों के बिस्किट पड़े थे जो शायद सिर्फ मक्खियों के लिए थे, क्योंकि इंसान तो इन बिस्किटों की शक्ल देखकर ही फुड़ हो जाता था। 2 चारपाइयां थी, दरमियान में एक टूटा हुआ बेंच था। एक चारपाई पर मैं चौड़ा होकर बैठा हुआ था और दूसरी खाली थी। उस पर से अभी अभी चंद आदमी उठकर गए थे। करीब ही एक कच्ची सड़क थी जहां से तांगे, रेड़े, भैंसे, गधे वगैरह गुजरते नजर आ रहे थे। बाबूजी, ये चाय, उस आवाज ने मुझे चौंका दिया। उस आदमी की इतनी उम्र न थी जितनी भारी उसकी आवाज थी। मैंने उसके गीले हाथों से चाय की प्याली पकड़ी और सामने टूटे हुए बेंच पर रख दी। दुकानदार ने बर्तन धोने के बाद इतनी जहमत न की थी कि हाथ ही खुश्क कर लेता। मुझे चाय की शिद्दत से तलब थी। चाय कैसी ही क्यों ना होती, मैंने हर हाल में पीनी थी। चाय की एक चुस्की ली तो दूसरी चुस्की लगाने को दिल न चाहा। ऐसे लगा कि उस एक चुस्की से ही पेट का तमाम माल मुंह के रास्ते बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। सिर्फ तबीयत ही खराब हुई। अब मैं जब चुस्की लगाने लगता तो अपनी आंखें बंद कर लेता कि दिल खराब ना हो। चाय खत्म हुई तो अपना बैग झाड़कर कंधे पे लटकाया, चंद रुपए उसके हाथ में थमाए और आगे चल पड़ा। सूरज गरूब होने वाला था और इस शहर से दोस्त का गांव 7-8 मील दूर था। एक ख्याल आया कि रात शहर में गुजार लेता हूँ, क्योंकि वहां जाते जाते आधी रात जरूर हो जाएगी और वैसे भी थकावट और नींद की वजह से मुझसे चला न जा रहा था। ये अल्फाज जहन में आते ही मैं दोबारा उस खोखे वाले के पास आया और रात ठहरने को कहा कि ऐसी जगह बताओ जहां रात गुजार सकूं। उसने सामने इशारा किया कि वहां चले जाओ। मैं उसके इशारे वाली जगह पे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ पहुंच गया। वहां होटल के सामने ही एक दीवार के साथ बहुत सारी चारपाइयां खड़ी नजर आई जो पुराने जमाने की दिखाई देती थी। मैंने रात रहने की बात की तो एक आदमी भागा भागा गया और चारपाई उठाकर होटल की छत पर ले गया और एक चादर चारपाई पर बिछा दी और मुझे ऊपर छत पर आने को कहा। मैं लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर चला गया जो मेरे चलने से ऐसे कांप रही थी जैसे अभी गिर पड़ेगी। मैंने चारपाई का जायजा लिया और उस पे बैठ गया। वहां छत पर चारों तरफ से बड़े मजे की हवाएं आ रही थी। ऐसे लगा कि जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। मैं वहां बैठे बैठे इधर उधर नजरें घुमाने लगा। सड़क की दूसरी तरफ हरे बड़े खेत थे जो हवा से लहरा रहे थे। निगाहें घूमते घूमते एक जगह जाकर रुक गई और वहां ऐसी रुकी कि दोबारा हट ना सकी। वहां का मंजर देख देख कर मैं हैरान हो रहा था। तकरीबन 10-8 फुट लंबा मोटा ताजा सांप खुद को लपेटे हुए गर्दन उठाए बैठा हुआ था और सामने एक 50 साला औरत एक मजार के करीब बैठी हुई थी। ना तो सांप उसे कांप रहा था और ना ही अपनी जगह से हिल रहा था। काफी देर तक ये मंजर देखता रहा। जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। खुदा की कुदरत देखकर अश अश कर उठा कि एक औरत की हिफाजत सांप के जिम्मे लगा रखी है।
काफी देर तक ये मंजर देखता रहा। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलता रहा। जब वो मजार और औरत अंधेरे की नजर में हो गई तो मैं चारपाई पर लेट गया और लेटे ही मेरी आंख लग गई। फिर क्या था, मुझे होश न रहा। जब सूरज की धूप मेरे चेहरे को रोशन करने लगी तो मेरी आंख खुली। मैंने अपना बैग पकड़ा और छत से नीचे उतरा। होटल के अंदर ही नहाने का इंतजाम भी था। मैंने गुस्ल किया और फिर नाश्ते का ऑर्डर दिया। चंद ही मिनटों में देसी मुर्गी का गोश्त, पराठे और ठंडी लस्सी का नाश्ता, पैसे दिए और चल दिया। मेरा रुख मजार की तरफ था कि वहां सलाम करूं और औरत के बारे में जिसका सरे शाम वाकया देखा था असल बात मालूम करूं कि अंधेरी रातों में अकेले उसे डर नहीं लगता, और शाम के बारे में मालूम करना चाहता था। जल्दी उस मजार के करीब पहुंच गया। मुझे देखकर शायद सांप भाग गया था कि मुझे नजर न आया। मैं मजार पर दुआ फातिहा खानी की और फिर मैंने उस औरत को सलाम किया जिसका जवाब मुझे बड़े खलूस से मिला। मैंने अजरा एहतरामो इज्जत कहा, माँ जी बैठ जाऊं। क्या कहा? माँ जी? तुमने मुझे माँ कहा है? मेरे इस लफ्ज से जैसे उसके चेहरे से चमक पैदा हुई, होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। मैं कौन था, वो कौन थी? हम दोनों अजनबी थे, लेकिन मेरे एक लफ्ज ने ऐसा असर छोड़ा कि उस औरत ने आगे बढ़कर मेरा सर चूम लिया। हाँ बेटे बैठो, कहाँ से आए हो? उस औरत ने बड़े प्यार से मुझसे पूछा। मैंने कहा, माँ जी वो सामने शहर में रात के एक होटल में ठहरा था कि सरे शाम आप पर नजर पड़ी तो एक बहुत बड़ा सांप नजर आया। उस सांप को देखने के बाद उसकी हकीकत को जानने आया हूँ। मेरी इस बात पर वो मुस्कुराई। सांप? हाँ ये सांप। उस सांप की वजह से मैं 21 बंगले से यहाँ तक पहुंची हूँ। साथ ही उनकी आंखों से आंसू की कतार सूखी जमीन को भिगोने लगी। बंगला, मैं बंगले का नाम सुनकर चौंका। चेहरे से ये औरत किसी अच्छे घराने की नजर आती थी। 50 साल उम्र होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर सफेदी और लाली थी, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि वो जवानी में बहुत ज्यादा हसीनो जमील होंगी। माँ जी ये बंगले वाला क्या वाकया है? आप एक बंगले से यहाँ तक क्यों पहुंची और इसमें सांप का क्या किरदार है? मैंने उनके आंसू खुश्क होते देखकर कहा तो उन्होंने एक अजीबोगरीब कहानी सुनाना शुरू कर दी। उनकी कहानी सुनते सुनते मेरा दिल चाहा कि मैं अभी यहाँ से भाग जाऊं। बेटे ये एक बहुत लंबी कहानी है और आज से तकरीबन 35-36 साल पहले की बात है, और अभी तक इस कहानी का एंड नहीं हुआ और न जाने कब्र में जाने तक ये सिलसिला चलता रहे। मैं 16 साला दोशीजा थी। सुर्खो सफेद रंग, खूबसूरत नए नक्श, जो मुझे एक बार देख लेता मुझे अपनाने की ख्वाहिश करता। लेकिन मैंने खुद को संभाल रखा। दिल में एक ख्वाहिश थी कि अगर प्यार करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने खावन से, वरना पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। हालांकि मेरे वालिद साहिब आम आदमी न थे। हमारा शहर में बहुत बड़ा बंगला था। वालिद साहिब का अपना बिजनेस था, गाड़ी थी, नौकर चाकर थे। हर फरमाइश मुंह से निकलते ही पूरी हो जाती। और ये सबसे बढ़कर मैं वालिदैन की इकलौती औलाद थी। ना कोई बहन ना भाई, सिर्फ मैं, अम्मी, अब्बू थे और हमारी बहुत लंबी चौड़ी रिश्तेदारी थी। दूसरे शहरों में, गाँव में वालिद साहिब की लोग बहुत इज्जत करते। अब्बू जान के बिजनेस के अलावा गाँव चौवाल में बहुत ज्यादा जरी अराजी भी कमो बेश 20-25 मेरे जरी अराजी थी, जिसकी देखभाल उनके बड़े भाई रवाज करते थे। उनकी गांव में बहुत बड़ी हवेली थी। जितनी हमारी जमीन थी इससे ज्यादा उनकी अपनी जमीनें भी थी। अबू जान धीमे मिजाज के इंसान थे, लेकिन ताया जान बहुत दबदबे वाले, जलाल वाले इंसान थे। गांव की गलियों से गुजरते तो पूरे गांव के लोग काम करे जाते। मैं बचपन में गांव गई थी, लेकिन अब दोबारा शिद्दत से ख्वाहिश पैदा हुई थी कि गांव जाकर 1-2 महीने रहकर आऊं और खुली फिजाओं में ताया की बेटियों के साथ खेतों वगैरह की सैर करूं। गांव जाने का प्रोग्राम कब का बना हुआ था, लेकिन अब्बू जान को फुर्सत नहीं मिलती थी कि वो मुझे छोड़ आए। आज न जाने क्यों अब्बू जान रात को घर आए तो बोले, हुस्ना बेटे सुबह तैयार रहना, हम सब गाँव चलेंगे और जब तक तुम्हारा दिल चाहे वहां रह लेना। अब्बू जान के अचानक प्रोग्राम से मैं उछल पड़ी और पूरी रात तारे गिन गिन कर गुजार दी। एक लम्हा भी न सो सकी। सुबह सवेरे ही मैं तैयार होकर बैठ गई। अपने तमाम कपड़े वगैरह बैग में रखे, जो चीज याद आती रही अपने बैग में रखती रही। अब्बू जान ताया जान के बच्चों के लिए तोहफे वगैरह ले आए थे। मैंने भी अपनी कजिन्स के लिए कुछ तोहफे तैयार कर रखे थे, वो भी बैग में रखे। कुछ देर के बाद अम्मी और अब्बू भी जाग गए। नौकरानी को हमारे जाने का इल्म था, इसलिए उसने सुबह सवेरे ही नाश्ता तैयार कर लिया, वरना हमारे घर में सुबह का नाश्ता 9 बजे से पहले तैयार न होता था। अम्मी सुबह जाग जाती थी, अब्बू जान 8 बजे जागते थे और मैं अपनी मर्जी की मालिक थी। जब आंख खुलती जाग जाती। नाश्ता तैयार था जो हम सब ने एक टेबल पे खाया।
उसके बाद नौकरों ने हमारा सारा सामान जीप में रखा, सो हमारा सफर शुरू हो गया। तकरीबन 12 बजे दोपहर हमारा सफर खत्म हुआ। अब्बू ने शायद अपनी फैक्ट्री से ताया जान को खबर कर दी थी कि हम आ रहे हैं, इसलिए गांव से बाहर ही हमारी गाड़ी रुकी थी कि नौकरों ने हाथ उठा उठाकर हमें सलाम किया। ताया जान के 2 बेटों ने भी हमारे इस्तकबाल में खड़े थे। एक पुरवकार तरीके से इस्तकबाल करने के बाद हमें हवेली लाया गया। हवेली का तमाम नक्शा बदला हुआ था। मुख्तलिफ रंगों में फूलों के पौधे खूबसूरत क्यारियों में लगे बड़े प्यारे लग रहे थे। लॉन के अंदर एक महसूस जगह थी जहाँ सब्ज तरीन घास था, जो पाँव को बड़ी ही नरम महसूस होता था। उसमें सीमेंट की बनी हुई कुर्सियां थी और सीमेंट से तैयार करदा एक बहुत बड़ा टेबल था। ये कुर्सियां और टेबल घने दरख्त के साए में थी। इससे कुछ आगे बढ़े तो सामने बरामदे में मेरी तीनों कजन्स ताया जान और उनकी बेगम खड़ी हमारे आने की मुंतजिर थी। हमें देखकर उन सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। कजन्स को देखकर मैं भी हैरान रह गई। वो भी जवान थी और शहर की लड़कियों से ज्यादा मॉडर्न थी। उनसे मिलकर मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी। मिलने के बाद अंदर कमरे में गई। ये बहुत बड़ा हॉलनुमा कमरा था जहाँ चारों इतराफ खूबसूरत डिजाइनों से तैयार करदा सोफे पड़े थे जिन पर हम बैठ गए। नीचे सुर्ख रंग का कालीन उस कमरे के वकार को मजीद पुरकशिश बना रहा था। दीवारों पर शेरों, हिरनों और मुख्तलिफ जंगली जानवरों की तस्वीरें लटकी हुई थी, जिन्हें देखकर मैंने महसूस किया कि दाया जान को शिकार खेलने का बहुत शौक है। वहां मशरूब वगैरह पीने के बाद मैं कजन्स के साथ दूसरे कमरे में गई। मेरी तीनों कजन्स नुसरत, मुसर्रत, इशरत ने मुझे हवेली का एक एक कोना दिखाया, जिसे देखकर मेरी हैरानगी बढ़ती गई। हमारा शहर का बंगला सिर्फ नाम का बंगला था और ये हवेली वाकई हवेली थी। ताया जान ने इसे बड़ी मेहनत से बनवाया था। हवेली के अंदर दाखिल होते ही मेरे दिल को जैसे तस्कीन हो गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस हवेली में रौनक ही रौनक थी। कजन सब हंसमुख थे, खूब कहकहे लगा लगा कर बातें करते। मैं एक दिन में ही उनमें ऐसे घुल मिल गई जैसे बरसों से यहाँ रह रही हूँ। आखिर मुझे भी यहाँ एक दिन दुल्हन बनकर आना था और मेरा होने वाला हमसफर बहुत ही पुरकशिश इंसान था, जो पहले ही नजर में मेरे दिल का मालिक बन गया था। यहाँ वक्त का एहसास तक न हुआ कि सूरज ढलता नजर आया। शाम के साए फैलते ही मैंने इशरत वगैरह से कहा, बाहर खेतों की सैर करने चलेंगे। वो बोली, अबू जान से पूछना पड़ेगा। मैंने कहा, ये काम मुझ पर छोड़ दे, मैं उन्हें मना लूंगी। और मैंने ताया जान से इजाजत ली तो उन्होंने एक हल्की सी प्यार से थिपक कर मेरे मुंह पर मारते हुए कहा, बेटी मैंने कब मना किया है, लेकिन जल्दी आ जाना। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी आ जाएंगे। जब अंधेरा कुछ गहरा हुआ, चांद की रोशनी फैलने लगी तो हम चारों हवेली से बाहर निकलकर ताया जान से घर की 2-3 नौकरानियों को भी हमारे साथ चलने को कहा, तो वो भी हमारे साथ चलने लगी। हम गांव से बाहर निकल आई। गंदम की कटाई के बाद तमाम जमीन खाली बड़ी प्यारी लग रही थी। हम बहुत दूर निकल गए। मेरी कजन्स कहने लगी, अब वापस लौट चलें, हम गांव से बहुत आगे निकल आई हैं। लेकिन मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं आगे ही आगे बढ़ती रही। सामने एक बहुत बड़ा दरख्त नजर आया। उस दरख्त की बड़ी बड़ी टहनियां जमीन को छू रही थी। ऐसे लगता था जैसे ये कुदरती छतरी हो। वो सब तो एक जगह थक कर बैठ गई, लेकिन मैं वहां दरख्त के पास चली गई और उसी दरख्त के नीचे बैठ गई। काफी देर तक मैं वहां बैठी रही। अपनी कजन्स को आवाजें दी कि आ जाओ, लेकिन वो ना आई। कुछ देर गुजरने के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे उस दरख्त से कोई चीज नीचे उतर रही है। पत्तों की सरसराहट को देखकर मैंने ऊपर देखा तो मुझे कुछ नजर न आया, लेकिन किसी के उतरने की आवाजें मुसलसल आ रही थी। मैं खौफ से लरसने लगी। जिंदगी में पहली दफा ये वाकया रूनमा हुआ था। जब आवाजें मजीद तेज हो गई तो मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। वो सब की सब मेरी चीख सुनकर मेरी तरफ भागी। मेरे होश उड़े हुए थे, रंग पीला पड़ा हुआ था, हाथ मुंह ठंडे हो रहे थे। मेरी ये हालत देखकर वो भी परेशान हो गई और मुझे खींचती हुई दरख्त से काफी दूर तक ले गई। वहां जाकर एक जगह मुझे बिठाया। जब मेरे होश दुरुस्त हुए तो पूछने लगी कि क्या हुआ था, क्यों चीखी थी। मैं अभी कुछ बताने ही वाली थी कि मुझे खेतों में वहीं किसी के आने की आवाजें आने लगी। खौफ से मैं फिर कांपने लगी। अब चलने वाला मेरे सामने था, जिसे देखकर मेरी चीख निकली और उसी चीख के साथ ही मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो अपने आप को हवेली के एक कमरे में पलंग के ऊपर पड़े पाया। मेरी हालत गैर हो रही थी। खौफ और डर से रंग जर्द हो चुका था। सभी लोग मेरे इर्द गिर्द बैठे मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। मैंने नजरें खोलकर सब अफराद को बारी बारी देखा और फिर खामोश होकर आंखें बंद कर ली और खुद को मुकम्मल होश में लाने की कोशिश करने लगी।
जब जहन दुरुस्त हुआ तो दोबारा आंखें खोली। तब घर वालों ने वजह पूछी तो मैंने तमाम वाकया सुना दिया कि एक बहुत बड़ा सांप मेरी तरफ बढ़ता आ रहा था, जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। ताया रुवाश बोले, बेटी इत्मीनान रखो, ये सांप शाम तक जिंदा न रहेगा, और वो दरख्त जिससे तुम्हें खौफ आया था वो भी शाम को किसी को नजर न आएगा। ताया जान की बात सुनकर मुझे दिली मुसरत महसूस हुए। फिर बोले, इस इलाके में जितने सांप होंगे सबके टुकड़े रात से पहले पहले तुम्हारे सामने रख दिए जाएंगे, ताकि आइंदा तुम्हें इन चीजों से कभी खौफ न आए। इतना कहने के बाद वो कमरे से बाहर निकले। उनकी एक आवाज से सब नौकर उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए, जैसे कोई बहुत अहम फैसला होने वाला है। तायाजान घिरजे, गांव वालों से कह दो शाम तक वो दरख्त नजर न आए और ना सांप। सब सांपों के मुर्दा जिस्म यहाँ लाए जाएं ताकि मेरी बेटी पहचान सके। हुक्म की तामील शुरू हो गई। गांव वाले गांव से बाहर इधर उधर बिखर गए। जहाँ कहीं भी उन्हें सांप नजर आया उसे मारकर एक डिब्बे में डालते गए। उन सांपों में छोटे बड़े कई सांप थे। शाम से पहले ही दरख्त का नामो निशान खत्म हो चुका था और हवेली के बाहर दर्जनों मुर्दा सांप पड़े थे जो मुझे दिखाए गए, लेकिन वो सांप नजर न आया। मैंने कहा, इनमें वो सांप नहीं है, लेकिन उस जैसे इतने ही लंबे 2-3 सांप हैं, शायद उन्हीं में से एक हो। बहरहाल मुर्दा सांप देखकर मेरा खौफ डर खत्म हो गया। मेरे मंगेतर को मेरी बड़ी ही फिक्र थी। उसका बस चलता तो वो सांप को कच्चा चबा जाता। उसकी नजरों में बेपनाह अपनायत की कशिश देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। उससे नजरें मिलाने की हिम्मत न होती। एक दिल चाहता कि उसे कह दूं कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, लेकिन दूसरे ही लम्हे ख्याल आता कि नहीं, मैं मोहब्बत का इजहार कभी ना करूंगी। रात के अंधेरे धीरे धीरे गहरे होते रहे। ऊपर आसमान पर चांद अपनी ठंडी रोशनी बखेरने में मसरूफ था। मैं कजिन्स के साथ हवेली की वसी तरीन छत पर इधर उधर चक्कर लगा रही थी और फिर उस जगह को गौर से देखने लगी जहां मुझे कल रात पत्तों के बार बार हिलने की आवाजें आ रही थी, लेकिन आज वहां दरख्त का नामो निशान न था। उस दरख्त की जगह धुआं काफी देर तक उठता रहा, जिससे अंदाजा होता था कि चुड़ैलू जिन्नों के बच्चों की अमवात हुई है और उनका घर उजाड़ा गया था। उस जगह से मेरा ध्यान हटा तो हवेली की दीवार के बिल्कुल करीब जाकर मेरी नजर रुक गई और एक मरतबा फिर मैं खौफ से कांपने लगी। उस हवेली की दीवार के करीब वही लंबा सा सांप बैठा नजर आया। उसकी तमाम तर तवज्जो मेरी तरफ थी, जैसे अभी मैं नीचे उतरूंगी और वो मेरी जिंदगी का खात्मा कर देगा, मुझे अपने जहरीले दांतों में दबोच देगा। फिर उस सांप ने रेंगना शुरू किया और रेंगते रेंगते हवेली के लॉन में दाखिल हो गया। उसे हवेली में दाखिल होता देखकर जोर जोर से सांप सांप की आवाजें लगाना शुरू कर दी। मेरी कजिन्स भी सांप का नाम सुनकर खौफजदा हो गई। आज जरूर हवेली में कोई वाकया रोनमा होने वाला था। सांप हवेली की दहलीज पार करके आया था। सांप सांप की आवाज सुनकर हवेली में जैसे अफरा तफरी फैल गई। नौकरों ने मोटे मोटे डंडे हाथ में पकड़ रखे थे और हवेली में इधर उधर घूम रहे थे। उधर मेरे मंगेतर साहिब भी हाथ में पिस्टल पकड़े सांप को तलाश करने में मसरूफ थे, लेकिन सांप जैसे हवेली के अंदर दाखिल होते ही गायब हो गया हो। उसे तलाश करते करते सभी नौकर चाकर और घर वाले निडाल हो गए, लेकिन वो कहीं ना मिला। आखिर सब ने ये नतीजा निकाला कि मुझे वहम हुआ है। मेरे तसव्वुर में ही सांप हवेली में दाखिल हुआ है, वरना अगर यहाँ सांप होता तो किसी एक को जरूर नजर आता। मैं अकेली थी, सभी एक तरफ थे, सो मुझे भी ये बात मानना पड़ी कि मुझे वहम हो गया है और तसव्वुरात में ही सांप नजर आता रहा है। बात आईगी हो गई, लेकिन मेरे अंदर एक हलचल मची हुई थी कि मैंने अपनी आंखों से उसे हवेली में दाखिल होते देखा है और हवेली के अंदर ही कहीं छुपकर बैठ गया है। जरूर सुबह तक कोई न कोई वाकया रोनमा होने वाला था। हम सब लड़कियां छत से नीचे उतर आई और कमरे में बैठकर सांप की बात बुलाने की खातिर इधर उधर की बातें शुरू हो गई। मैं अपने साथ जो तहाइफ लेकर आई थी सभी को दिए। उन्होंने मेरे तहाइफ बड़े पसंद किए। अब्बू जान ने भी जो चीजें लाई थी वो उनके सामने रखी, जिन्हें देखकर ताया जान बड़े खुश हुए। काफी देर तक बातों का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मैं अपने महसूस कमरे में आई जो सिर्फ मेरे लिए था, जहाँ एक आला डिजाइन से तैयार करदा पलंग था। खूबसूरत तस्वीरों से कमरा भरा हुआ था, यानी सजावट के लिहाज से हवेली के तमाम कमरों से ये नंबर 1 की हैसियत रखता था। मैं पलंग पर लेट गई, लेकिन शाम की बातें भूल ना पाई। उसका हवेली में दाखिल होना एक खतरा पैदा कर रहा था, जैसे सुबह होते ही यहाँ खून बिखरने वाला है। उन्हीं ख्यालों में कमरे की एक एक चीज को गहरी नजरों से देख रही थी कि ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पलंग को आहिस्ता आहिस्ता हिला रहा हो। कौन हो सकता है? मैं चौंकी।
सर झुकाकर जमीन पर पलंग के नीचे और इधर उधर देखा, लेकिन कोई चीज नजर न आई। उसे मैंने एक वहम समझते हुए फरामोश कर दिया। चंद लम्हों के बाद दोबारा ऐसा हुआ। इस बार पलंग के हिलने की आवाज तेज थी। मैं दोबारा ये देखकर खौफजदा हो गई। मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। सामने दीवार पर लगी हुई परिंदों की सुनहरी ने अब हरकत शुरू कर दी थी। वो ऐसे लहरा रही थी जैसे तेज आंधी से दरख्त के पत्ते लहरा रहे हों। ये मंजर देखते ही मेरे मुंह से निकलने वाली चीख रुक न सकी और मेरी चीख के साथ ही मेरा दरवाजा खटकने लगा। हुस्ना बेटी, दरवाजा खोलो। अबू जान की आवाज सुनकर मैं पलंग से एक छलांग मारी और दरवाजा खोल दिया। बाहर अकेले अब्बू ही न खड़े थे, बल्कि घर के तमाम फर्द जमा थे। उन्हें देखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी के गले लगकर चीखें मार मार कर रोने लगी। अम्मी समेत सब लोग मुझे दिलासा देने लगे और मेरे चीखने की वजह मालूम करने लगे। मैंने उन्हें कमरे में बीतने वाले वाकयात से आगाह किया तो सभी परेशान हो गए। तायाजान बोले, मैं तुम्हारे कमरे का पहरा खुद देता हूँ और देखता हूँ कौन माई का लाल दोबारा ऐसी हरकत करता है। उन्होंने अपने शिकार वाली बंदूक हाथ में पकड़ी और बोले, बेटी अब दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे कमरे के साथ वाले कमरे में बैठा हूँ। तायाजान मुझे एक लम्हा भी परेशान न देख सकते थे, फिर भला इतनी बड़ी अजियत से वो दो चार मुझे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। तायाजान अपने कमरे में बैठ गए। नौकरों की ड्यूटी लग गई कि आज की रात कोई न सोए। हुस्ना बेटी का ख्याल रखना है, अगर अंदर मक्खी या मच्छर भी घुसे तो उसे भी खत्म कर दो। इतनी तसल्लियां और हमदर्दियां देकर भला अब मुझे कैसे खौफ आ सकता था। मैं पलंग पर लेट गई और कुछ देर बाद आंख लग गई। मुझे फिर होश न रहा कि तायाजान और नौकर कब तक मेरे कमरे की हिफाजत करते रहे। जब मेरी आंख खुली तो सूरज काफी ऊंचा आ चुका था। सभी लोग खाने की टेबल पर मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी ने मुझे जगाना मुनासिब न समझा कि मेरी नींद खराब ना हो। मैं अपनी मर्जी से उठी। जब सबको अपना मुंतजिर पाया तो शर्मिंदा हो गई। जल्दी से हाथ मुंह धोया और उन सबके बीच में बैठ गई और नाश्ता करने में मसरूफ हो गई। नाश्ते के दौरान ही मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई बार बार मेरे पाँव को छेड़ रहा है। मेरे सामने मेरा मंगेतर बैठा था, इसलिए मैं समझ चुकी थी कि वो शरारत कर रहा होगा, लिहाजा मैं अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और उसके इस तरह छेड़खानी से मजे ले रही थी। लेकिन ये खुशी भी मुझे रास न आई, क्योंकि इस बार उसने छेड़खानी न की थी, बल्कि किसी ने मेरे पाँव की उंगली को जोर से काटा था। मैं तड़प गई। सामने मेज पर पड़े बर्तन तड़पने की वजह से इधर उधर गिर गए। सभी लोग हैरान रह गए। दर्द इस कदर शदीद था कि मेरे मुंह से आहिस्ता आहिस्ता चीखें निकल रही थी। सब लोगों ने मेज के नीचे देखा तो नीचे कुछ न था। रमेश फिक्रमंद हो गया कि मुझे हो क्या गया है। लम्हों में ही मेरे पाँव की उंगलियां सूज गई। गांव के हकीम को बुलाया गया तो पता चला कि कोई जहरीला कीड़ा काट गया है, लेकिन फिक्र की जरूरत नहीं, सूजन कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगी। जहरीला कीड़ा? ये कीड़ा अंदर कैसे घुसा? लेकिन उसे कौन मारता? वो तो गायब हो चुका था। अबू जान ने आज वापस शहर जाना था। एक हफ्ते का कहकर चले गए कि एक हफ्ते के बाद दोबारा आऊंगा। मैंने आज का सारा दिन पलंग पर लेट के गुजारा। हकीम साहिब की बात दुरुस्त थी कि सूजन खुद ब खुद खत्म हो गई थी, लेकिन आज घूमने फिरने का मूड न था। कमरे में ही बंद रही। मेरी कजिन्स भी सारा दिन मेरे पास रही। रात एक मरतबा फिर अपना अंधेरा फैलाने की कोशिश में मसरूफ थी और जो अंधेरा फैलता जा रहा था, चांद अपनी रोशनी तेज करता जा रहा था। अंधेरा फैलते ही मुझे फिर कमरे से खौफ आना शुरू हो गया। आज मेरे मंगेतर ने मेरी हिफाजत का जिम्मा खुद ले लिया और एक पिस्टल में गोलियां लोड कर ली कि अगर कोई चीज सामने आई तो जिंदा न रहेगी। और नौकरों की ड्यूटी में रात का जागना शामिल हो चुका था। 11 बजे रात का वक्त होगा कि मेरा कमरा इस कदर तेज हिला के दीवारों पर सजी हुई तमाम तस्वीरें नीचे गिरकर चूर चूर हो गई। एक तूफान जो मेरे कमरे में हलचल बर्पा किए हुए था। तस्वीरों के शीशे टूटने की आवाज रमेश ने भी सुन ली थी और अपना पिस्टल हाथ में पकड़ लिया और किसी चीज के सामने आने का इंतजार करने लगा। तूफान खत्म हुआ तो सांप मेरे सामने था। उसे देखते ही मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख की आवाज सुनकर रमेश ने अपना पिस्टल उस पे ताना और फायर खोल दिए, जो सीधे सांप को निशाना बनाते रहे। अब सांप ने एक अंगराइली और सर से लेकर दुम तक खड़ा हो गया और हवा की तरह रमेश पर गिरा और उसकी गर्दन को अपने खौफनाक मुंह में दबोच लिया। वो तड़पता रहा। नौकर डंडू के वार करते रहे। इतने में तायाजान अपनी बंदूक ले आए। इससे पहले कि वो फायर खोलते सांप अचानक गायब हो गया और इधर उधर रमेश तड़प तड़प कर खलकान हो रहा था। नौकर जाकर हकीम साहिब को उठा लाए। उन्होंने मरहम लगाई, दवाई दी,
लेकिन रमेश तड़प तड़प कर हम सब घर वालों की नजरों के सामने ठंडा हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, जुबान बाहर निकल आई और उसके बाद रमेश के मुंह से पीला पानी बाहर आने लगा। हवेली में कोहराम मच गया। गांव वाले जोक दर जोक हवेली में दाखिल होने लगे। अबू जान को रातों रात ही खबर कर दी गई। उन्हें पहले तो रमेश की मौत एक मजाक लगी, लेकिन जब शाम की कहानी सुनी तो उन्हें कदमों चले आए। तमाम रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सभी को इत्तला दी जा चुकी थी। सुबह तक हवेली में हर रिश्तेदार वगैरह पहुंच चुका था। ये वो हवेली थी जहां कहकहों की आवाजें गूंजा करती, लेकिन आज की रात मातम होता रहा, रोना पीटता चलता रहा। सामने एक जवान मैयत मौजूद थी जो न जाने क्या क्या ख्वाहिश दिल में सजाए बैठा था। मुझे बचाते बचाते खुद मौत के मुंह चला गया। मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ गया। मेरी तमन्नाएं, मेरी ख्वाहिशें दिल में दम तोड़ गई। वो अकेला दुनिया से न गया था, बल्कि मेरी खुशियां भी साथ ले गया था। उसकी मौत के बाद मैंने हंसना छोड़ दिया। ताया जान ने रमेश की मौत के बाद अपने छोटे बेटे राकेश के साथ मेरी मंगनी कर दी कि ये हवेली की इज्जत है, यहाँ ही रहेगी। रमेश मुझसे 4 साल बड़ा था, लेकिन ये मुझसे 2 साल छोटा था। यानी पूरे घर में ये सबसे छोटा था। इससे बड़ी तीनों बहनें थी। 2 के रिश्ते तय हो चुके थे और एक की बात चल रही थी। रमेश की मौत ने मुझे आधा कर दिया था। मैं रमेश की मौत के बाद 1 माह तक वहां रही। उसके बाद शहर लौट आई। वहां रौनक में रहकर एंजॉय करने लगी थी, लेकिन मुकद्दर में जैसे खुशियां ना थी। दुख समेट कर वापिस आ गई। अपनी दुनिया अपने हाथों से लुटा कर आई थी। यहाँ शहर की रौनक मुझे अच्छी ना लगी। यहाँ घर से भी मुझे सुकून ना मिला। रात भर रमेश की मैयत की खुली आंखें और लंबी जुबान मुझे खौफजदा करती रही। और दूसरा, इतना बड़ा सांप, जाने ये सांप मेरा दुश्मन क्यों बन गया? शायद इसलिए कि मेरी वजह से उनका घर उजाड़ा गया था, कई सांपों को मारा गया था। मुख्तलिफ ख्यालात और सोचों में मैं उलझ कर रह गई। वहां से वापस आने के बाद मैं थक चुकी थी। अब्बू अम्मी मुझे हौसला दे रहे थे कि बेटी खुद को संभालो, लेकिन सांप से, खौफ से मैं भला कब तक बच जाती। गाड़ी घर के सहन में खड़ी थी। खौफ से बचने के लिए मैंने रात को घर के सहन में टहलना शुरू कर दिया। हौसला इसलिए था कि नौकर और नौकरानियां जाग रही थी। काफी देर चहलकदमी करने के बाद मैं बरामदे के एक थंब से टेक लगाकर खड़ी हो गई और अंधेरे में फैली चांद की चांदनी का मंजर देखने लगी। ऊपर आसमान पर कुछ बादल चांद से आंख मचोली खेलने में मसरूफ थे। कभी वो चांद के सामने आ जाते और कभी पीछे हट जाते। अचानक मेरी नजर सहन में खड़ी गाड़ी पर पड़ी, जिसकी डिग्गी खुद ब खुद खुलती नजर आई। ये देखते ही मैं खौफजदा हो गई और खौफ भरी नजरों से डिग्गी को देख रही थी। डिग्गी ऊपर उठी, उसमें से वही सांप नीचे जमीन पे उतरता नजर आया। सांप को देखते ही मेरी चीख निकल गई। नौकरों ने मेरे गिर्द घेरा डाला। मैं चीखते जा रही थी, सांप को मारो, मारो इस सांप को। जब उन्होंने सांप को देखा तो जो चीज हाथ में आई उठाकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। उन्हें देखते ही देखते सांप गायब हो गया। अम्मी अबू भी मेरे पास आ चुके थे और सांप की बात का उन्हें भी इल्म हो गया था। वो भी खौफजदा हो गए और मुझे लेकर कमरे में आ गए। अब मैं अकेली नहीं सोऊंगी। ये सांप मुझे खत्म कर देगा। अब्बू, ये सांप नहीं है, कोई जिन भूत है। अम्मी ने मुझे अपने पास सुलाया। पूरी रात मैंने खौफ से गुजारी। घर की कोई चीज भी जरा से भी हिलती तो मैं चौंक जाती कि सांप आ गया है। रात जागते ही गुजारती। अब्बू जान मेरी वजह से सख्त परेशान थे। डॉक्टर को बुलाया, जिनसे पता चला कि कोई जिस्मानी बीमारी नहीं, वहम है, अंदर का खौफ है और कुछ भी नहीं। और ताकत की चीजें बताई जो सुबह शाम मुझे मजबूरन खाना पड़ती। अगर कभी नागा कर देती तो अम्मी अबू के हाथों शामत आ जाती। लेकिन ये मेरे अंदर का खौफ न था, एक हकीकत थी, ठोस हकीकत। मौसम काफी हद तक बदल चुका था। दिन गर्म और रातें ठंडी हो चुकी थी। रात के पिछले पहर ऐसे लगता जैसे सख्त सर्दी हो। काफी दिन यूं ही गुजर गए। ताया जान ने अब्बू को अपने पास बुलाया। उनके बुलाने का मकसद मैं बखूबी समझ चुकी थी, यही कि मेरा रिश्ता तय करना था कि कब शादी करनी है। लेकिन अब मुझे शादी की कोई ख्वाहिश न थी। जिससे प्यार था वो ही साथ छोड़ गया, फिर शादी का क्या मजा। लेकिन वालिदैन की हर ख्वाहिश का एहतराम मुझ पे लाजिम था। अबू जान ने सुबह सवेरे घर से निकलना था। अम्मी से उन्होंने बात कर ली थी। अम्मी की राय भी यही थी कि जैसा वो कहे वैसा ही कर लेना। रात का वक्त था। मैं सहन में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठी ठंडी हवाओं से लुत्फ अंदोज हो रही थी, जो काफी अरसे के बाद आज मिली थी कि अचानक मेरी नजर सहन में खड़ी गाड़ी पर पड़ी, जिसे देखकर मैं खौफ से पसीना पसीना हो गई, क्योंकि वही सांप गाड़ी के नीचे से निकलकर उसकी डिग्गी खोलकर उसमें घुसने में मसरूफ था। ये मंजर देखकर मैंने शोर मचाया, अब्बू सांप, अम्मी सांप। मेरी आवाज पर नौकर, अम्मी अब्बू दौड़े आए।
मैंने कहा, अभी अभी गाड़ी की डिग्गी में सांप घुसा है। अब्बू आगे बढ़ने लगे तो मैंने उन्हें पकड़ा। रमेश का नक्शा सामने आया कि कितनी बेदर्दी से सांप ने उसे दबोचा था कि वो तड़प तड़प कर मर गया था। अब्बू, नहीं अब्बू, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं अब्बू को पकड़ने में मसरूफ थी कि एक नौकर ने हाथ में डंडा पकड़ा और एक झटके से गाड़ी की डिग्गी खोल दी, लेकिन गाड़ी के अंदर सांप उसे नजर न आया। तो फिर सभी बारी बारी गाड़ी के पास जाकर इधर उधर देखने लगे। डिग्गी में घुसते ही सांप गायब हो चुका था, लेकिन कहाँ जा सकता था, कहाँ गायब हो सकता था। गाड़ी की तमाम सीटें चेक की, लेकिन वो ना मिला। अब्बू ने अम्मी को इशारा किया कि इसे वहम है और कुछ भी नहीं, और मुझे तसल्ली देते हुए अंदर चले गए। मैं उनकी दी हुई तसल्ली पर कैसे सब्र और इत्मीनान करती, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से उस सांप को गाड़ी में घुसते हुए देखा था। अब जब मैंने फिर देखा कि वही सांप गाड़ी की छत पर बैठा नजर आया, उसकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ थी, लेकिन मुझे उसे देखकर खौफ आ रहा था। पहले तो मैं खौफ से कांपती रही, फिर खुद में हिम्मत पैदा करके अंदर जाकर अब्बू जान का पिस्टल पकड़ा और निशाना सांप की तरफ तान लिया। ये देखकर सांप ने करवट बदली और एक मरतबा फिर दुम के सहारे खड़ा हुआ। उसके मुंह से चिंगारियां निकलने लगी। उसकी फंकार से सहन में लगे तमाम पौधे हवा की तरह लहराने लगे। पिस्टल मेरे हाथ से गिरा और एक खौफनाक चीख के बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो रात की स्याही दिन की सफेदी में बदल चुकी थी। सूरज की धूप की किरणें रोशन दान के जरिए सामने दीवार से टकरा रही थी। मैं अभी अम्मी जान के पास गई। अब्बू का पूछा तो पता चला कि वो सुबह सवेरे ही गांव बड़े भाई रिवाज के पास चले गए हैं। ये सुनते ही मेरे अंदर अजीबोगरीब वसवसे पैदा होने लगे, जैसे कुछ होने वाला है। अब्बू आज शाम के जालिम दातू से बच ना पाएंगे। मैं चीही, अम्मी आपने क्यों जाने दिया अब्बू को? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? मेरी बात अम्मी की समझ से बाहर थी, लेकिन उनके नजदीक सिर्फ मुझे वहम की बीमारी के अलावा और कुछ न था। पूरा दिन मैंने परेशानी की हालत में गुजारा। रात भी आंखों में गुजर गई, लेकिन अब्बू न आए। मेरे अंदर चलने वाले वसवसे मजीद सर उभार रहे थे कि अब कुछ होने वाला है। सुबह सवेरे ही बाहर गेट पर किसी ने दस्तक दी। दस्तक की आवाज सुनकर मैं चौंक गई। जरूर अब्बू की फौतगी की खबर होगी, जो सुबह सवेरे दरवाजा खटखटा है। नौकर ने जाकर गेट खोला। सामने लिबास और सूरत से ऐसे लगता था जैसे किसी गांव का आदमी हो। मैं नौकर और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी। कौन हो तुम? मैं गांव से आया हूँ। हवेली के मालिक सरदार साहिब ने बेचा है। नौकर उसे अंदर ले आया। उस आने वाले ने आदमी के चेहरे से पता चल रहा था कि वो खैरियत की खबर नहीं लाया। मैं भी कमरे से बाहर निकल आई। मुझे देखकर उसने अदाब कहा और बोला, आपकी अब्बू? क्या हुआ अब्बू को? नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात काटकर मैं चिल्लाने लगी। अम्मी भी बाहर निकल आई। उन्होंने मुझे दिलासा दिया, लेकिन आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहे थे। आपके अब्बू ने भेजा है? अब्बू ने भेजा है? ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखों में जैसी चमक आ गई हो। आंखों से बहने वाले आंसू खुशी से एकदम खुश्क हो गए। क्यों भेजा है अब्बू ने? हैरियत तो है ना? नहीं, हैरियत की बात नहीं है। रात को रमेश बाबू का खून हो गया है। एक सांप ने उसे डस लिया है। क्या क्या रमेश का हो? सांप ने डस लिया है? मेरी आवाज अंदर ही अंदर रह गई। पलकों पे जपे हुए आंसू दोबारा तर होकर बहने लगे। आपके अब्बू ने गाड़ी बेची है कि आप दोनों को ले आऊं। मैं जिस हाल में थी वैसे ही गाड़ी में बैठ गई। अम्मी भी नौकरों को समझाने के बाद गाड़ी में बैठ गई और यूं हम गांव की तरफ रवाना हो गए। मेरा एक मरतबा फिर घर आबाद होने से पहले उजड़ गया है। मैं एक मरतबा फिर अपने मंगेतर का आखिरी दीदार करने जा रही थी। वो रमेश तो ना था, लेकिन इस हवेली का ही अपना था। शायद उसका साथ पाकर खुद ब खुद उसके प्यार में अपना प्यार पा लेती, लेकिन मुकद्दर में सुख जोड़ा पहना नसीब न था। 12 बजे के करीब हम गांव की हवेली में थे, जहां लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम था। औरतों की चीखों पुकार थी। मेरी कजन्स मुझे गले मिलकर खूब रोई और मेरी चीखें भी थम न सकी। एक क़यामत थी जो उस हवेली पर बीत रही थी। एक खुनहार मंजर था जिसका सामना हवेली वालों को करना पड़ रहा था, और चीखों पुकार में ही उसे भी दफन कर दिया गया। रमेश की आंखें सभी खुली हुई थी। रमेश की तरह उसकी भी जुबान मुंह से बाहर लटकी हुई थी। शायद सांप का डसना बहुत सख्त था। रात हुई तो मैं अकेली ही हवेली की छत पर बैठी अपनी बर्बादी का मातम करने में मसरूफ थी कि सामने वही सांप बैठा नजर आया। मुझे इस तरह देख रहा था जैसे उसका अगला शिकार मैं थी। डर और खौफ की वजह से मैं नीचे भाग आई, लेकिन किसी से कुछ ना कह सकी। फिर अजीब तरह के ख्यालों ने मुझे दोबारा छत पर जाने को मजबूर कर दिया कि अब तुम्हारा दुनिया में क्या रखा है।
तुम्हारे दुनिया में रहने का क्या फायदा, तुम्हारी वजह से हवेली में 2 अमवात हो चुकी हैं। इससे पहले कि कोई और सांप का शिकार बने, खुद को उसके रूबरू पेश कर दे। खत्म हो जा तू। मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए ये सब सोच रही थी कि सामने छत पर सांप को अपना मुंतजिर पाया। इस पर हिम्मत थी या फिर कुछ और कि मुझे सांप से खौफ न आया। मैं उसके करीब से करीबतर होती गई। जब उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई तो वो सांप अपनी दुम के सहारे खड़ा हुआ। मैंने आंखें बंद की। मैं मौत के मुंह में खुद चली गई थी। फिर जिंदगी की उम्मीद कैसे करती। काफी देर तक आंखें बंद किए खड़ी रही। जब सांप ने मुझे कुछ न कहा तो मैंने आंखें खोली, इधर उधर देखा, सांप गायब था और मुझे खुद पे यकीन न हो रहा था कि मैं जिंदा हूँ। नीचे लॉन में लोगों का हजूम था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोशनी खोता जा रहा था। शायद मेरी तरह वो भी थक गया था। मैंने दरख्त पर खड़े नीचे देखा। नीचे का मंजर भी अजीब था। आज पहली दफा ताया जान को रोते देखा था। उनके दोनों बाजू कट गए थे। दोनों जवान बेटे एक ही मौत मारे गए थे। 2-3 माह के अंदर अंदर दोनों बेटों के साथ हाथ धो बैठा था। उसके चेहरे पर सरदारी के आसार न थे और न ही जुबान में पहले वाली घिरज थी। उनकी हालत देखकर मेरे भी आंसू बह निकले। रात भर हवेली में लोगों का आना जाना लगा रहा। उनकी ये हवेली मुझे खाने को दौड़ रही थी। यहाँ दुल्हन बनकर आने के ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। मुझे इंतकाम लेना था। हाँ, इंतकाम, एक खूनी इंतकाम, अपने दोनों मंगेतर के खून का इंतकाम। अब मुझे औरत बनकर न जीना था, एक मर्द बनकर जीना था। मेरा निशाना सांप था, वो सांप जिसकी वजह से मैं बर्बाद हो गई थी। अब मैं छत पर से नीचे उतरी। रात का अंधेरा छाता गया और लोग वापस जाने लगे। आधे से ज्यादा लोग वापस चले गए और बाकी के सुबह जाने थे। उनके जाने का इंतजार करने लगी। रात आंखों में गुजारी। सुबह बाकी के मेहमान भी जाने लगे। एक मरतबा फिर घर खाली हो गया। जिस मौके की मैं तलाश में थी वो मौका मेरे हाथ लग गया। जब ताया जान को अकेले ही बैठा देखा तो उनके करीब चली गई और कहा, अंकल, अब मैं ना तो दुल्हन बनकर आ सकती हूँ और ना ही आपका ये ख्वाब पूरा हो सकता है, लेकिन एक बात करनी है, बल्कि आपको वो बात हर हाल में मानना है। जब उन्होंने बात मानने की हामी भरी तो मैंने उनसे कहा कि मेरी वजह से ये दोनों खून हुए और मुझे खुद इसका इंतकाम लेना है। मुझे अपने कजन्स का, अपने मंगेतर का इंतकाम लेना है। मेरी इस बात पर ताया जान ने ऐसी नजरों से मुझे देखा जैसे मैंने कोई अजीब बात कह दी थी, लेकिन वो हामी भर चुके थे। बोले, बेटी, मैं अभी जिंदा हूँ। मेरे अंदर इतनी कुव्वत है कि मैं खुद इंतकाम ले सकूं और अब बहुत जल्द वो सांप भी इस दुनिया में ना रहेगा। लेकिन मैं भी बजित रही। वो बोले, ठीक है बेटी, अगर वो तुम्हारे काबू में आ जाए तो तुम भी अपना इंतकाम ले लेना। ताया जान की इतनी सी बात पर मेरे अंदर खुशी का समंदर ठाठे मारने लगा। मैंने रमेश का पिस्टल पकड़ा और उसे लोड किया। अब मेरे अंदर सिवाय इंतकाम के और कुछ भी ना था। मेरी उम्मीदें, मेरी ख्वाहिशें, मेरी तमन्नाएं सब खत्म हो गई थी। वैसे भी खानदान से बाहर हमारे रिश्ते ना होते थे। 1-2 और लड़के थे जो अभी जवान न हुए थे। बहरहाल पिस्टल में हाथ में थामे रात होने का इंतजार करने लगी कि जैसे ही सांप नजर आए तो उसका खात्मा करूं। सारा दिन रात होने के इंतजार में गुजारी। मेरी कजन्स भी भाइयों की जुदाई से चुप चुप सी रहने लगी थी। घर में जो कभी कह कहे रोनमा हुआ करते थे अब खत्म हो गए थे। शाम के साए ढलने लगे तो मैंने खुद में सांप का सामना करने की हिम्मत बांधी और हवेली की छत पर चली गई। फिर ख्याल आया कि पिस्टल में गोलियां गिनती हैं, अगर वो इन गोलियों से खत्म ना हुआ तो फिर। ये सोचकर मैं दोबारा नीचे आई और एक मजीद मैगजीन लोड करके ऊपर छत पर ले गई और एक नए जज्बे के साथ छत पर टहलने लगी। रात के अंधेरे फैलते रहे, चांद की रोशनी तेज होती गई। जब हर तरफ सन्नाटा हो गया तो मुझे हवेली के बाहर से ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई छत पर आने के लिए जदोजहद कर रहा है। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ पिस्टल सीधा किया क्योंकि उसके अलावा और कोई हो ना सकता था और देखते ही देखते सांप छत की मंडेर पर रेंगता हुआ नजर आया। मैंने उसे देखते ही फायर खोल दिए। एक मैगजीन आंख चिपकते ही खत्म हो गया। मेरा कोई भी निशाना खता ना गया। सभी गोलियां सांप को खुनहार कर चुकी थी। सांप ने जख्मी हालत में अंगड़ाई ली और दुम के सहारे खड़ा हो गया। इतने में मैंने दूसरा मैगजीन भी पिस्टल में चढ़ा लिया था। इससे पहले कि मैं उसका निशाना बनती, मैंने फायर खोला। वो नीचे गिरा और वहां से धुआं उठने लगा। उस धुएं से एक अजीब किस्म की डरावनी और खौफनाक आवाज बुलंद हुई। अगर मैं चाहता तो तुम्हें एक लम्हे में खत्म कर देता, जला के राख कर देता, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की, इसकी सजा तुम्हें ऐसी दूंगा कि याद रखोगी। तुम्हारे सामने तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दूंगा। तुम्हारी इस हरकत का बदला तुम जल्दी पालोगी।
इतना कहने के साथ ही धुआं गायब हो गया। मैं खौफ से लरस रही थी। पसीने से भीगी हुई सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई। इन गोलियों की आवाज से गांव वाले और हवेली वाले जाग चुके थे। मेरे चेहरे पर खौफ और डर के असरात नुमाया थे। अब्बू अम्मी मेरी हालत देखकर बार बार पूछ रहे थे कि कौन था जिस पर गोलियां बरसा रही थी। मैं उन्हें क्या जवाब देती, उनसे कैसे कहती कि सब कुछ खत्म होने वाला है। मैं उसे सिर्फ सांप समझती रही थी, लेकिन वो सांप जिन भूत था। ये खौफ ही मेरी जान लिए जा रहा था। जब तमाम हकीकत से घर वालों को आगाह किया तो सभी परेशान और खौफजदा हो गए। लेकिन तायाजान बोले, बेटी कुछ नहीं होता, अगर उसने ऐसा किया तो मेरे हाथ से बच ना पाएगा। मैंने कहा, अब्बू हम सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे और तायाजान आप भी ये हवेली खाली छोड़ दें। मैं नहीं चाहूंगी कि अब मजीद कोई हम में से खत्म हो। लेकिन तायाजान मेरी बात को सुनकर बोले, हवेली खाली कर दे यानी अपना वकार अपने ठाठ वाट खत्म करके चोरों की तरह चला जाऊं। वाह बेटी वाह, खूब बात की तूने। तुम औरत जात हो, तुम्हें वो हिम्मत वो जज्बे नहीं है जो मर्दों में होते हैं। तन्हा जंगलात में रात के अंधेरे में रहा हो, शेर तक का शिकार किया है और ये सांप। तुम खुद को संभालो, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें कहा था कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं, लेकिन तुम जिद पर कायम रही। हालांकि मैं जानता था कि तुम अकेली उसे खत्म ना कर पाओगी। उसके बावजूद भी मैंने तेरा दिल ना तोड़ा और इजाजत दे दी। अब हवेली छोड़ना ना बेटी ना, अब दोबारा ऐसी बात मत करना। तायाजान की बातें सच और वजनी थी। मैंने वाकई एक बहुत बड़ी हमाकत की थी, अपनी जिद पर कायम रही थी और अब न जाने मेरी इस हमाकत का हमें क्या खमियाजा भुगतना पड़ना था। रात डर और खौफ में बसर कर दी। सांप का असल रूप क्या था, वो ये सोच सोच कर पागल हो रही थी। कमरे की दरो दीवार से खौफ आ रहा था। बाहर लॉन में हवा से अगर कोई चीज हिलती या सिड़कती तो ऐसे लगता कि अभी वो सामने आ जाएगा और अभी मेरा खात्मा कर देगा। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। पता नहीं वो रात की कौन सी घड़ी थी कि मेरी आंख लगी और मैं सो गई। सुबह जब आंख खुली तो हर तरह से हैरियत थी, कोई ऐसी वैसी परेशानी की बात न थी। मैंने मुंह हाथ धोया और नाश्ता करने के बाद अब्बू जान से कहा कि अब्बू वापस शहर चलें, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। अब्बू जान मेरी हालत को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने ताया जान से बात की, जाने की इजाजत दी और गाड़ी में बैठकर चल पड़े। अब्बू ने ड्राइविंग सीट संभाली, अम्मी फ्रंट सीट पर बैठ गई और मैं पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी गांव से बाहर निकली तो अब्बू ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। इतनी स्पीड अब्बू ने कभी ना की थी जितनी आज की थी। मैं गाड़ी को इस कदर तेज चलता देखकर कहा, अब्बू जान क्या बात है, आज गाड़ी बड़ी तेज चला रहे हैं। लेकिन अब्बू ने कोई जवाब न दिया। अब्बू के चेहरे पर खौफजदगी तारी थी, माथे से पसीना गिर रहा था और फिर अचानक अब्बू के हाथ पांव कांपने लगे। मैंने कहा, अब्बू क्या हुआ है आपको, गाड़ी रोके। बमुश्किल अब्बू बोले, बेटी ये गाड़ी मैं नहीं चला रहा, मुझे किसी ने अपने बाजू में जकड़ रखा है। गाड़ी बचाए के शहर की तरफ जाने के एक वीराने की तरफ जा रही थी। मैंने गाड़ी में बैठे बैठे चीखे मारना शुरू कर दी। एक गैबी थप्पड़ मेरे मुंह पे पड़ा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं टूटी फूटी सड़क के किनारे पड़ी थी और कुछ दूर एक खाई से धुआं उठता नजर आया। मैंने धुआं देखते ही उस तरफ भागना शुरू किया और एक चीख मेरे मुंह से फिर निकली। इससे पहले कि मैं अभी नीचे खाई में गिरती, किसी गैबी ताकत ने संभाल लिया और मैं वहीं की वहीं रुक गई। खाई में गाड़ी जा रही थी और एक जगह अम्मी और अब्बू की जली हुई लाशें नजर आई। मैंने रोना पीटना शुरू किया, लेकिन उस वीराने में कौन था जो मेरी मदद करता, जो उन लम्हों में मेरे काम आता, मुझे दिलासा देता। मेरा रोना धोना, मेरी चीखो पुकार कौन मेरी सुनता। लेकिन वो तो एक वीराना था और धूप भी इस कदर शिद्दत से थी कि ऐसे लगता था कि सूरज आज जमीन के बिल्कुल करीब हो गया हो। मैं कहाँ थी मुझे मालूम नहीं था। ये वीराना जिंदगी में पहली मर्तबा देखा था। जहां तक नजर जाती झाड़ियां और खाइयां नजर आती, कहीं दूर दरख्त भी नजर आते। मैं एक ऐसी जगह खड़ी थी जहां इंसानी आमदो रफ्त न थी। उन झाड़ियों में कई सांपों और न्योलों को इधर उधर भागते देखा। जलती धूप में तन तनहा खड़ी अम्मी अबू की जली हुई लाशों को देख देख कर रो रही थी। चंद गज के फासले पर वही सांप एक झाड़ी से निकलता नजर आया। झाड़ी से बाहर निकलकर अपनी दुम पर खड़ा हुआ। उसके जिस्म पर खून के धब्बे थे जो ये चीज जाहिर कर रहे थे कि वो अभी तक जख्मी है। लेकिन ये जख्मी होने के बावजूद बहुत ताकत वाला था, अपने अंदर बहुत कुव्वत रखता था। मैं उसके सामने कुछ भी न थी। जब मैंने दूसरी तरफ देखा तो अपने माँ बाप की जली हुई लाशों को देखा तो चीख उठी, आओ आगे बढ़ो, पी जाओ मेरा भी खून। मुझे क्यों छोड़ा तुमने, मुझे क्यों खत्म नहीं करते, क्यों मेरी जान नहीं लेते। मेरी चीखों का उस पर कोई असर न हुआ, न वो आगे बढ़ा न पीछे हटा, वहीं गायब हो गया।
वो बताने आया था कि मैंने अपने जख्मों का इंतकाम ले लिया है। वाकई उसने मुझसे बहुत इबरतनाक इंतकाम लिया था। मेरी दुनिया अंधेर करके रख दी थी, मेरा जीना दोबर कर दिया था। मैं जाती तो कहाँ जाती। आगे झाड़ियां, पीछे और दरमियान में एक बेबस लड़की जो न जिंदू में थी और ना ही मुर्दू में। जुबान प्यासी थी जो पानी को तरस रही थी। पेट खाली था, खाने को कुछ भी ना था। कहाँ जाती। दूर दूर तक कोई इंसान नजर न आता था। रो धोकर और अपनी बर्बादी का मातम करती हुई मैंने एक रास्ते का इंतखाब किया और उस तरफ चल पड़ी कि कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगी। वीराने को देखकर सांसें उखड़ती नजर आ रही थी। प्यास की शिद्दत और भूख की वजह से चलना दुश्वार लगता था। आखिरकार काफी देर तक चलने के बाद एक दरख्त के साए के नीचे बैठ गई। वीराना इतना वसी और रिश्ता के खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। चलते चलते पांव भी सूज गए थे। दरख्त के नीचे बैठे अभी ज्यादा देर न हुई थी कि मुझे दूर से गिरदो गुबार उड़ती नजर आई। मेरी नजरें उस गिरदो गुबार की तरफ जम गई। ऐसे लगता था कि कोई बिजली किसी तेजी की तरह बढ़ता आ रहा है। उस गिरदो गुबार में एक घुड़सवार नजर आया। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर चमक पैदा हुई, होंठों में हल्की सी मुस्कुराहट पैदा हुई, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। मैं भूखी प्यासी वहां से उठी, सर से दुपट्टा उतारकर हाथ में पकड़ा और उसे लहराती हुई भागने लगी। कई बार गिरी, जख्म भी लगे, लेकिन मुझे उन जख्मों की जरा भी परवाह न थी। मेरा दुपट्टा से इशारा करना वो समझ चुका था। उसने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर ली और मेरे करीब आकर रुक गया। और एक हसीनो जमील वो शहजादा था। शायद रास्ता भूलकर इधर आ निकला था या फिर कोई फरिश्ता था जो मेरी मदद को आया था। मैंने उसे देखते ही कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, अपने घोड़े पे बिठाओ। मैं प्यास और भूख की वजह से मर रही हूँ। मेरी उड़ी हुई रंगत और चेहरे पर फैली हुई जर्दी देखकर वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और एक दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया। मैं भी उस अजनबी शहजादे के पीछे पीछे चलती हुई दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। अपनी कमर पर बांधे हुए एक छोटे से बैग को खोलकर जमीन पे रखा और बैठ गया। मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गई। उसने बैग खोलकर चंद रोटियां निकाली जो ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने पकाकर भेजी थी, और एक बोतल पानी की निकाली जो मैंने उसके हाथ से छीनकर अपने मुंह से लगा ली और गटागट सारा पानी खत्म कर डाला। जो पानी हलक से नीचे उतरता जा रहा था, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं दोबारा दुनिया में आती जा रही हूँ। उसके बाद उसने खाना मेरे सामने रखा और खुद एक तरफ होकर मुझे गौर से देखने लगा। मैंने वेश्यू की तरह खाना मुंह में डालना शुरू कर दिया। मैं इस बात को भूल गई थी कि कोई मुझे गौर से देख रहा हो। अचानक जब उस पर मेरी नजर पड़ी तो मैं शर्मिंदा हो गई। खाने से अपने हाथ रोक लिए, लेकिन वो बोला, खाती रहो, इस वक्त तो मुझे पहले से भी ज्यादा हसीन दिखाई दे रही हो। उसकी इस बात पर मैं चौंक गई। पहले से हसीन? क्या मतलब? क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ जानता हूँ, सिर्फ जानता ही नहीं, तुम्हें पसंद भी करता हूँ। तुम्हारा आशिक हूँ मैं। मुझे उसकी बातों से हैरानगी हो रही थी। मैंने उसे पहली बार देखा था। उसने मुझे कहाँ देख लिया था? हाँ, मुझ पर दिल फेंक दिया था। मैंने भी प्यार का नाटक किया ताकि मुझे इस खौफनाक झाड़ियों से निकालकर किसी इंसानी बस्ती में ले चले, और जब बस्ती में पहुंच जाऊंगी तो लोगों की मदद हासिल कर लूंगी। मुझे इस वीराने से खौफ आ रहा था। इन झाड़ियों, इन खाइयों जो मेरे वालिदैन को खा गई थी, उनसे खौफ आ रहा था। मैंने अपना झूठा फैसला उसके हक में देते हुए कहा, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे ख्वाबों में तुम रोजाना आते हो। मेरी जिंदगी के एक एक पल में तुम शामिल हो। चलो मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे इस वीराने से निकाल दो। तुम झूठ बोलती हो। तुम मुझसे नफरत करती हो। मेरी दुश्मन हो। तुम मेरी जान की प्यासी हो। वो एकदम घिर जा। उसके गिरजने से ऐसे लगा जैसे जमीन फट जाएगी। मैं समझ ना पा रही थी कि वो कौन है और मेरी नफरत को भी जानता है। मैं उसकी गिरजदार आवाज सुनकर सहम गई और खामोश हो गई। अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि ये कौन हो सकता है जो मेरे बारे में जानता है। मैं इससे नफरत करती हूँ, इसकी जान की दुश्मन हूँ। अचानक मुझे साम का ख्याल आया कि मेरी दुश्मनी तो साम के साथ चल रही है जिसने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया है। ये ख्याल आते ही मैंने अपनी आंखें खोली तो सामने कुछ ना था। वो शहजादा गायब हो चुका था और एक तरफ कुछ दूर वही सांप मुझे झाड़ियों में घुसता नजर आया। घोड़ा भी गायब था। वो ना तो इंसान था ना फरिश्ता, मेरा दुश्मन था। सांप बल्कि जिन भूत। उसका यूं सामने आना और गायब हो जाना मुझे खौफजदा कर गया। मुझे वहां की हर चीज से खौफ आने लगा, लेकिन एक बात इत्मीनान बख्शती कि वो मेरी जान का दुश्मन न था बल्कि मेरा आशिक था। मुझे चाहता था और शायद वो मुझे भूख और प्यास में तड़पता न देख सकता था। तभी तो मेरे लिए खाना लेकर आया था। क्या मैं जिनके कब्जे में हूँ? ये ख्याल आते ही मैं एक दफा फिर लरज गई, लेकिन अब मुझमें हालात का मुकाबला करने की हिम्मत थी। अब पेट खाली ना था, सो मैंने एक मरतबा फिर भागना शुरू किया।
मैं शाम के साय फैलने से पहले पहले यहाँ से निकल जाना चाहती थी, लेकिन ये वीराना भी इतना ज्यादा होता जा रहा था कि खत्म होने का नाम तक नहीं लेता था। जब भागते भागते थक गई तो एक जगह बैठी। इधर सूरज भी अपनी रोशनी मध्यम करता जा रहा था। उसके भी चारों तरफ लाली फैलती जा रही थी और मैं रात के तस्वर से ही कांप रही थी और मंजिल थी कि खत्म नहीं हो रही थी। मेरी आंखों के सामने ही सूरज गरूब हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाने लगा। अंधेरा छाते ही झाड़ियों में से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। चारों तरफ से ऐसे महसूस होता था कि कोई अभी मुझे पकड़ लेगा। जिंदगी की ये पहली रात थी जो मैं अकेले ही गुजार रही थी। इससे पहले तो मैं अपने बंगले में भी अकेली न सोती थी। मुझे अपने नरम नरम बिस्तर पर भी ठीक तरह से नींद न आती थी और आज नरम नरम बिस्तर तो दूर की बात, टूटी हुई चारपाई तक नहीं थी। अंधेरा काफी फैल गया तो चांद ने अपनी रोशन दुनिया शुरू कर दी। इस रोशनी में वीराने की हर चीज नुमाया नजर आती थी, लेकिन रात के सन्नाटे से खौफ इस कदर आ रहा था कि बार बार चीख रही थी। मैं दरख्त से टेक लगाए बैठी सोचू में गर्क थी कि पीछे की झाड़ियों से मुझे सरसराहट और किसी के कदमों की आवाजें आना शुरू हो गई। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो हड्डियों के दो डांचे कहकहे लगाते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर एक कुर्बनाक चीख मुंह से निकली और मैंने भागना शुरू कर दिया। डांचे मुसलसल मेरा पीछा कर रहे थे। मैं चीखें मारती हुई भागती रही। मेरी जूती दरख्त के नीचे रह गई। दुपट्टा झाड़ियों से उलझकर कहीं गिर गया था। मैं नंगे सर नंगे पांव न जाने कहां तक और कब तक भागने के बाद एक जगह गिर गई और फिर दोबारा ना उठ सकी। उस वक्त होश आया जब सूरज की तेज रोशनी से मेरे जिस्म से पसीना बह रहा था। मैंने चारों तरफ देखा, दूर दूर तक सिवाय झाड़ियों के और कुछ नजर न आया। यानी दिन के वक्त मैं गांव की तलाश में आगे भागती ही थी और अब खौफ की वजह से पिछली जानिब रुख था, सो पीछे भागना शुरू कर दिया था। अब मैं एक बार फिर जंगल के दरमियान में थी। भागने की वजह से चुभने वाले कांटों ने मेरे पांव लहू लुहान कर दिए थे। खून बह बहकर खुश्क हो गया था। अब दर्द की टेसें उठ रही थी। खुदा से दुआएं मांगने लगी कि या बारी ताला अपनी रहमत और करम कर मुझ पर और मुझे यहाँ से निकाल ले। खुदा ने शायद मेरी दुआ सुन ली थी। उसी जंगल वीराने में मुझे दूर से चंद इंसान आते दिखाई दिए। उनमें एक आदमी की हाथ में बंदूक थी। मैंने उन्हें देखते ही उनकी तरफ भागना शुरू कर दिया। करीब जाकर उन्हें देखकर मेरी चीखें निकल गई। मेरे सामने मेरे तायाजान खड़े थे जो मेरी उजरी हालत देखकर तड़प कर रह गए। मैं उनके गले से लिपट गई और जी बढ़कर रोई। वो मुझे तसलियां देते रहे। जब आंसू कुछ थमे तो उन्हें अम्मी अबू की फौतगी का और अपने उजड़ने का तमाम वाकया सुनाया। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और बोले, उसी शाम का शिकार करने घर से निकला हो, वो मेरे खातू बच ना पाएगा। खैर छोड़ो, चलो हवेली चलते हैं। ये कहकर मैं उनके साथ चल पड़ी। काश मैं पहले ही उस तरफ को भाग पड़ती तो जल्दी सफर खत्म हो जाता। तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के बाद हम वीराने से बाहर थे। वहां तायाजान गाड़ी लेकर खड़े थे। उसमें बैठकर हम लोग गांव को चल पड़े। जल्द ही गांव पहुंच गए। मेरी हालत देखकर मेरी कज़नें तड़प गई। मैं उनके गले लगकर खूब रोई। मेरी सूरत एक शहजादी की तरह थी जो अब एक चुड़ैल लग रही थी। वहां गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए और तीनों कजन्स ने मिलकर मेरे पाँव से और गिरने से जिस्म में जो कांटे चुभे थे निकाल दिए। जब उन्हें अम्मी अबू के बारे में बताया तो वो भी रोने लगी। हवेली आकर ऐसे लगा जैसे मैं दोजख से निकलकर जन्नत में आ गई हूँ। खूब पेट भरकर खाना खाया, पानी की जगह ठंडे मशरूबात पिए और एक कमरे में पलंग पर जाकर सो गई। इस कदर गहरी नींद सोई के ना दिन का पता चला और ना रात का। सोते में ही दिन भी बीत गया और आधी से ज्यादा रात भी। मेरी आंख खुली तो सामने क्लॉक पर सुबह के 3 बज रहे थे। जहन बार बार उस वीराने की तरफ लगा हुआ था। शाम का इंसानी शक्ल में आना, खाना खिलाना, अम्मी अबू के ढांचों का मुझे डराना एक फिल्म की तरह आंखों से गुजर रहा था। अब मेरा हवेली वालों के सिवा और कौन था यहाँ जिसे मैं अपना कहती। मैं तो वो बदकिस्मत थी जो अम्मी अबू के चेहरों का आखिरी दीदार भी न कर सकी। न जाने वो कैसे खाई में गिरे, न जाने उन्हें कितनी चोटें आई थी। मैंने तो उनके जलते ढांचों को ही देखा था। जब ताया की मौत के बारे में सोचा तो एक दफा फिर कांप उठी, क्योंकि अब शाम का निशाना ताया जान ही हो सकते हैं या फिर मेरी कजन्स। लेकिन कजन्स का क्या कसूर, वो तो बेचारी मासूम थी, इन चीजों से बेखबर थी। सुबह हुई तो मैंने ताया जान से कहा, ताया जान यहाँ खतरा है, शहर चले जाएं, वहाँ अब्बू का कारोबार संभाल लें। लेकिन वो न माने। बोले, बेटी उनकी कारोबार की मालिक तुम हो। मैं आज ही सेठ हशमत से बात करता हूँ, उसका एक ही बेटा है, वो संभालेगा तुम्हारे अब्बू का कारोबार। सेठ हशमत, ये नाम मैंने पहले भी सुना था लेकिन कोई खास तवज्जो ना दी थी।
ये हमारे दादा जान के भाई के बेटे थे सेठ हशमत, और उनका बेटा था जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करके वापिस आया था। पहले तो मैं न मानी, लेकिन जब अबू के कारोबार की बात सामने आई तो मैंने अपनी जुबान को ताला लगाया और सेठ हशमत के घर इत्तला कर दी गई कि रिश्ता तय करने आ रहे हैं। वो पहले ही यही चाहते थे। उनकी दिली मुराद पूरी होने लगी। दूसरे दिन तायाजान चंद नौकरों और दोनों बड़ी कजिन्स को लेकर चले गए। मेरा रिश्ता वहां तय हो गया। 15 दिन के बाद बारात आनी थी। तायाजान रिश्ता तय करने के बाद वापिस आ रहे थे कि उनके साथ भी अम्मी अब्बू वाला हादसा हुआ। एक नौकर तकरीबन रात के अंधेरे में हवेली आया और आते ही बताया कि गाड़ी को हादसा पेश आया है। तायाजान ऐसी गाड़ी चला रहे थे जैसे कुछ न कुछ होता है। हम सब बार बार उन्हें मना कर रहे थे, लेकिन उनके माथे पर पसीना कपड़ों को भिगो रहा था और गाड़ी ऐसे उछलती हुई जा रही थी जैसे एक बहुत बड़ी बला गाड़ी को उठा उठाकर जमीन पर मार रही हो। जब नहर का पुल आया तो पुल के किनारों को तोड़ती हुई गाड़ी नहर में जा गिरे। कुदरती दरवाजा खुल गया और मैं सड़क पर गिर पड़ा। देखते ही देखते वहां लोगों का हजूम जमा हो गया, लेकिन गाड़ी पानी के ऊपर दोबारा न आई। ये सब सुनकर हम दोनों बहनें चीखे मार मार कर रोने लगी। अपने सर के बाल नोच डाले। हमारा सब कुछ लूट चुका था। रोना धोना मुकद्दर बन गया। हम दोनों को जैसे चुप लग गई थी। शहर के बंगले की तरह आज हवेली भी खाली हो गई थी। लाखों के कारोबार और मुरब्बू जमीनों का कोई मालिक न था। हम दोनों थी जो रात दिन खौफ से कांपती रहती। एक एक जरे से खौफ आता। दिन गुजरते गए। एक दिन सेठ हशमत साहिब अपने बेटे को साथ लिए हवेली आए। मेरी कजन सेठ हशमत को जानती थी, लेकिन मैं न जानती थी। असल में वो अपने लड़के का मुझसे निकाह करने आए थे। जब मुझे असल बात का इल्म हुआ तो मैंने सेठ साहिब को समझाया कि आप अपने बेटे की इशरत से शादी कर दें, इसी में बेहतरी है। अगर मुझसे शादी करेंगे तो आपका बेटा जिंदा न बचेगा। आप अपने इकलौते बेटे से हाथ धो बैठेंगे। इससे पहले तायाजान के दोनों बेटों से मेरी मंगनी हुई, लेकिन दोनों ही एक असेबी साम के दादू का निशाना बने और सबकी आंखों के सामने ही दुनिया से चल बसे। और अब मैं नहीं चाहती कि कोई और। उम्मीद है कि आप मेरी मुख्तसर बात को वाज़े लफ्जों में समझ चुके होंगे। सेठ साहिब तो मान गए, लेकिन उनका बेटा राहत ना माना। वो जिद पे अड़ा था कि आपसे ही मंगनी हुई है और आपसे ही शादी करूंगा और आप ही मुझे पसंद हैं। आपके अलावा कोई और मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। मैंने उसे समझाया मैं अपने बाप का तमाम कारोबार और तायाजान की तमाम जमीनें आपके नाम कर दूंगी, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। लेकिन वो ना माना। उसने साफ लफ्जों में कहा कि इशरत खूबसूरत लड़की नहीं और आप खूबसूरत हैं। उसके साथ जिंदगी गुजारना जिंदगी को अजाब बनाने के बराबर है। वो शहर के माहौल को कैसे समझ पाएगी? वैसे अगर वो शहरी माहौल को पा भी लेगी तो मैं तब भी उससे शादी नहीं करूंगा। वो मुझे ही पसंद करता है। इशरत राहत की तमाम बातें सुन रही थी। जब बार बार वो उसे बदसूरत का लफ्ज बोलता तो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और अंदर कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके लेट गई। इधर मेरी और राहत की बहस तवील होती गई। वो कह रहा था कि अगर आपसे शादी करके मुझे मौत आ जाए तो भी कबूल है। आखिर मुझे ही हार मानना पड़ा। मैंने शादी की हामी भरी और फिर मैं उठी। इशरत के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाजा दोबारा खटखटाया, कोई जवाब न आया। मेरे शोर मचाने पर राहत भी आया और दरवाजा तोड़ दिया। अंदर छत पर इशरत की लाश लटकते देखकर मेरी चीख निकल गई। उसने शायद बदसूरती वाला दाग हमेशा के लिए धो दिया था। उसकी लाश को उतारा गया और गांव के लोगों का एक हजूम हवेली में जमा हो गया और यूं इशरत भी अपने बहन भाइयों माँ बाप के पास चली गई। उसे भी मट्टी तले दफन कर दिया गया। अब इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेली। हालात ने मुझे बिल्कुल तन्हा कर दिया था। कोई ऐसा इंसान न था जो मेरे दिल के दर्द को जानता, जो मुझे दिलासा देता। एक एक करके सभी साथ छोड़ गए। न बाप रहा, न माँ और न ही करीबी रिश्तेदार। किसके सहारे जिंदगी गुजारती, किसके सहारे जिंदा रहती जो मुझे दिलासा देता। एक एक करके सभी साथ छोड़ गए कि एक हफ्ते के बाद राहत का मुझसे निकाह हो जाएगा और वैसे भी मुझे किसी सहारे की जरूरत थी। इतना बड़ा कारोबार और जमीनों की देखभाल करने वाला चाहिए था। ये सब काम मैं अकेले नहीं कर सकती थी। एक हफ्ता हवेली के दरो दीवार से डरते और खौफजदा होकर गुजारा। उसके बाद सेठ चंद मेहमानों और राहत के हमरा हवेली आया। मैंने अपना सब कुछ, शहर का कारोबार और तायाजान की तमाम जमीनें राहत के नाम लगवा दी, क्योंकि अब असल मालिक वही था, कारोबार का भी मालिक वही था और मेरा भी सादगी से निकाह हो गया। जब निकाह हुआ तो जमीन पर बार बार जलजला आने लगा। पूरी हवेली में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, ऐसे जैसे अभी सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं बात समझ चुकी थी कि ये सब क्यों हो रहा है और राहत को खुद पर पूरा पूरा एतमाद था
कि उसे कुछ नहीं होगा। वो एक बहादुर इंसान है, हर किसी का मुकाबला करना खूब जानता है। अब मैं भी अपने सुहाग का कत्ल नहीं देख सकती थी। मैं दुल्हन के रूप में सजी हुई बैठी थी और अब ताया जान की राइफल मेरे पास थी। अगर अब किसी ने मुझ पे या मेरे सुहाग पे हमला किया तो वो उसे खत्म कर देगी। रात को राहत मेरे पास आया तो मैंने अपने कारोबार और जमीनों के तमाम मामलात उसे आगाह कर दिया कि अब आप ही इन सब चीजों के मालिक हैं। वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि इतनी लंबी चौड़ी जायदाद का कारोबार उसे मिल रहा है। हम अभी बातों में मसरूफ थे कि हवेली की दरो दीवार हिलने लगी। बार बार के झटकों से मैं कई बार घिरी। मैंने ताया जान वाली राइफल संभाली, अगर कोई सामने आया तो उसे खत्म कर दूंगी। अभी उन्हीं ख्यालों में थी कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे पड़ा। एक दर्दनाक चीख मेरे मुंह से निकली और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो अपने आप को एक वीराने में पाया। उसी वीराने में मेरे नजदीक ही राहत की लहू में डूबी हुई लाश पड़ी थी और वही सांप उसकी गर्दन पे झुका हुआ उसके जिस्म से खून का कतरा कतरा चूस रहा था। ये मंजर देखकर मैं फिर एक चीख के साथ बेहोश हो गई और अब दोबारा उस वक्त होश आया जब सख्त धूप की तपश जिस्म को झुलसा रही थी। ये पहले वाला वीराना न था, ये रेगिस्तानी इलाका था। मेरे चारों तरफ दूर दूर तक रेत के टीले थे और उन टीलों में झाड़ियां थी जो कांटों से भरी हुई थी। कोई ऐसा दरख्त न था जिसके साये में बैठकर अपनी बर्बादी का मातम करती। जलती तपती रेत में मैं इधर उधर नंगे पांव मंजिल तराश कर रही थी। सूरज जैसे सर पर आकर आग बरसा रहा था। रो रो कर आंसू भी खुश्क हो गए थे। कौन था यहाँ जो मुझे सहारा देता? किसको पुकारती, किसको आवाज देती? एक भटके हुए मुसाफिर की तरह मैं इधर उधर चलती धूप पे डगमगाते कदमों से चलती जा रही। आखिर दूर से एक दरख्त नजर आया। मैं उस दरख्त की तरफ बढ़ने लगी। आखिर हिम्मत करके उस दरख्त के करीब पहुंची। उसके साए में बैठते ही ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे अंदर नई रूह फूंक दी हो। ये दरख्त सेब का था जो भल से भरा हुआ था। मैं भूखे शेर की तरह उस फलों पर झिपटी और न जाने लम्हों में ही कितने सेब निकल गए। उसके बाद मैंने सर से दुपट्टा उतारा और उस पर सेब तोड़ तोड़ कर डालने लगी। जीने की हिम्मत पैदा हो गई और दूसरा दरख्त की ठंडी छांव से खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगी। ये वो चीजें थी जिनकी तरफ मैं घर में आंख उठाकर भी न देखती थी, हकारत से ठुकरा देती थी। लेकिन आज इन चीजों की कदर को मैं जान गई थी। पानी का करीब करीब तक नामो निशान तक न था, लेकिन अब जिस्म में कुछ ताकत आ गई थी। मैंने फल बांधकर अपने कंधे पे रखे और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। सूरज की तपश कोके अब कम हो गई थी, लेकिन रेत की तपश से मेरा जिस्म जल रहा था और मेरे पाँव में छाले बन रहे थे। लेकिन मैं आगे ही आगे बढ़ती रही कि कभी न कभी तो मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। चलते चलते थक चुकी थी, लेकिन पानी न मिल सका। शिद्दते प्यास से दिल डूबा जा रहा था। ये फल पानी की कमी तो पूरा नहीं कर सकते थे। आखिर एक और दरख्त के नीचे जाकर जैसे घिरसी पड़ी, ऊपर आसमान की तरफ देखा और भीगी आंखों से खुदा से दुआ करने लगी और अपने आंसू को और पसीने को अपनी जुबान से चूसने लगी और खुदा से दुआएं भी करती जा रही थी कि खुदा मुझ जैसे गरीब की हालत मेरी आहोजारी पर तरसा गया। देखते ही देखते आसमान पर इधर उधर बादल घूमने नजर आने लगे। पहले सफेद बादल नजर आते रहे, फिर स्याह बादल नजर आने लगे। सूरज गायब हो गया, ठंडी हवाएं चलने लगी। इस वीराने में जैसे बहार आ गई थी और साथ ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैंने जी भरकर बारिश का पानी पिया। अब खुदा ने जो मेरी दुआ कबूल की थी, जरूर वो मेरी मंजिल भी मुझे दिखाएगा। ये सोचकर मैंने भागना शुरू किया। सूरज की रोशनी की जगह स्याह बादलों ने अपना अंधेरा जमा दिया था। आसमानी बिजली मेरी राहों की रोशनी बनती रही। मैं भागती रही। आखिर एक जगह एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। मैं उस झोंपड़ी की तरफ भागने लगी। जब झोंपड़ी के करीब पहुंची तो एक खस्ता हाल मिट्टी का बना हुआ कमरा था जो कि बिल्कुल खाली था। ये कमरा वीराने में किसने बनाया था, मुझे इससे कोई सरोकार न था। मैं बगैर किसी दस्तक के अंदर घुस गई, अपने भीगे हुए कपड़ों को निचोड़ने लगी और साथ साथ कमरे का जायजा लेती रही। वहां कुछ न था, सिर्फ एक पुराना घड़ा था और मिट्टी का प्याला। घड़े के अंदर मकड़ियों ने जाले बुन रखे थे जिसे मैंने अपने दुपट्टे से साफ किया और बाहर बारिश में रख दिया। खुदा की इस रहमत से मैं खुश हो रही थी, लेकिन जब खुद को इतने बड़े वीराने में अकेला महसूस किया तो खौफ और डर से लरस गई और खुदा से दुआ की कि या बारी ताला सिर्फ मेरी इज्जत को महफूज रखना। इसके अलावा ना तो मुझे मरने से खौफ आता था और ना किसी और चीज का खतरा था। मैं ये भी जानती थी कि उस वीराने में कोई जंगली जानवर मुझे चीर फाड़ देगा, मुझे अपने पंजों का निशाना बनाएगा। जाहिरी सी बात थी, अकेली थी और औरत जात थी, मुकाबला कैसे कर सकती थी। बहरहाल घड़ा पानी से लबालब भरा तो मैंने उठाकर कमरे में रखा। उस कमरे की छत से पानी टपक टपक कर अंदर कमरे में गिर रहा था। मैं कमरे के कोने में बैठ गई और खुदा से मंजिल के मिल जाने की दुआ करने लगी।
बाहर बिजली के बार बार चमकने और बादलों से गरजने से जहन पर एक अजीब खौफदारी था। एक खतरा ये भी था कि ये हंसता हाल कमरे की छत कहीं ऊपर न गिर पड़े। कमरे में तन्हाई के अलावा अंधेरा भी था। मैं खौफ से खुद को बचाने के लिए बार बार आंखें बंद करती, लेकिन नींद कहाँ आती। बादलों के गरजने और बिजली के चमकने की रफ्तार कम हो गई, ऐसे जैसे बारिश रुकने वाली हो। मैं अंदर से बाहर आई और अब तेज बारिश न थी, हल्की हल्की फुहार थी, लेकिन रात के साए फैल चुके थे। दुपट्टे में बंधे हुए सेब निकाले और खाना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर कमरे के उसी कोने में जाकर बैठ गई। सेब हाथ में पकड़ती और दांतों से चबा जाती। बारिश की अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि इस कमरे में रोशनी जलती नजर आने लगी। ये रोशनी देखकर मैं कांप गई। खौफ और डर से बुरा हाल हो गया। अपने हाथों को मुंह पे रखा कि मुंह से चीख ना निकल सके, और अगर चीख पड़ी तो उन्हें मेरे यहाँ मौजूद होने की खबर हो जाएगी। मैं डरी डरी सहमी सहमी कोने में बैठी जलती रोशनी को देखती रही। उस रोशनी से कमरे के दरो दीवार साफ नजर आ रहे थे। उसके बाद किसी के हिलने जुलने की आवाजें आने लगी। मैंने खुद को संभाले रखा। ये आवाजें कमरे के दूसरे कोने से आ रही थी। चंद ही लम्हों के बाद बाहर से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। एक बदसूरत इंसान अंदर कमरे में दाखिल हुआ। उसके कंधे पर किसी की लाश थी, जिसकी आंखें खुली हुई थी। उसने वो लाश कमरे में लटाई और बाहर निकल गया। कमरे में पड़ी लाश को देखकर मुझे खौफ आ रहा था। ना मैं बोल सकती थी, ना चीख सकती थी। चंद मिनटों के बाद वही बदसूरत इंसान कंधे पे लटकाते एक और लाश लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी भी आंखें खुली हुई थी और फिर लगातार कमरा लाशों से भरना शुरू हो गया। तकरीबन मेरे सामने कमरे में 12 से 14 लाशें पड़ी हुई थी और उन लाशों के दरमियान में मैं अकेली थी। खौफ और डर से पसीने छूट रहे थे और सभी की आंखें खुली नजर आ रही थी। न जाने कब तक वो लाशें कमरे में पड़ी रही कि उसके बाद एक एक करके तमाम लाशें गायब होना शुरू हो गई। लाशों के गायब होते ही कमरे में जलता दिया बुझ गया। एक बार फिर कमरे में अंधेरा फैल गया। हाथ को हाथ सुझाई न देता था। अंधेरा फैलते ज्यादा देर न गुजरी कि एक इंसानी ढांचा कमरे में दाखिल होता नजर आया। उस ढांचे के कमरे में दाखिल होते ही कमरा रोशन हो गया। जब पूरे कमरे में चक्कर लगाने लगा, उसे देखकर मैं खौफ से मजीद अगट्ठी हो गई। शायद वो कमरे में किसी को तलाश कर रहा था। जब मेरी तरफ बढ़ने लगा तो मैं अपने मुंह से निकलने वाली चीख को रोक न सकी। एक खौफनाक चीख मेरे मुंह से निकली और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो कमरे में कुछ न था, खाली कमरा था। मैंने जल्दी से घड़ी से पानी पिया और खुद को मुकम्मल होश में लाने लगी। कमरा सूरज की रोशनी से रोशन था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और कमरे से बाहर निकल आई। फल खाकर पेट का दोजख भरा, पानी पिया और अब फलों के साथ साथ मैं घरा भी हाथ में लिए चलने लगी। दूर दूर से मुझे लोग गुजरते हुए नजर आने लगे। मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं जैसे तैसे वहां तक पहुंच गई। ये सड़क मेरे लिए अनजान थी। कौन सी जगह थी मुझे इल्म नहीं। बहरहाल एक गाड़ी वाला वहां आकर रुका। मैंने कुछ न देखा, उसकी गाड़ी में बैठ गई और न जाने वो मुझे कहां से कहां ले गया। वो कौन था जो मेरे लिए अनजान था। वहां एक घर के सामने गाड़ी रुकी और मुझे लेकर वो अंदर चला गया और घर में एक औरत और एक मर्द था जो गालिबन उस आदमी के माँ बाप थे। इससे पहले कि वो मेरे बारे में कुछ पूछते, आदमी ने सब कुछ बताया कि मैं एक भटकी हुई उजड़ी हुई लड़की हूँ, एक सड़क से मिली हूँ और इसे घर ले आया। उन लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया और चंद दिनों में ही गाँव की लड़कियां औरतें मेरी वाकफ बन गई। जब उन लोगों ने शादी की ख्वाहिश की तो मैंने इनकार किया और अपनी तमाम कहानी उन्हें सुनाई, जिसे सुनकर पहले तो खौफजदा हुए, फिर कोई खल तलाश करने लगे और जल्द ही एक हल निकाल लिया। शाम को जब वो आदमी काशिफ जो मुझे साथ लेकर आया था घर आया तो उसके पास 2 तावीज थे। उसने एक तावीज मेरे गले में पहनाया और दूसरा खुद पहन लिया और दूसरे दिन निकाह हो गया। मेरे दिल में एक खदशा था कि वो भी नहीं बचेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। मैं भी सलामत रही और वो भी 1 माह तक गुजर गया। मुझे उनके छत पर वही सांप बैठा नजर आया। खतरे के अलार्म बढ़ चुके थे। अब कुछ न कुछ होने वाला था। इस दफा सांप ने सिवाय डराने के और कुछ न किया। शायद ये तावीज का असर था और फिर तकरीबन हर माह वो सांप मुझे घर की छत पर नजर आता और फिर गायब हो जाता। 1 साल गुजर गया, दूसरा साल भी गुजर गया, लेकिन खुदा ने मुझे औलाद की नेमत से महरूम रखा। लेकिन खुदा जन्नत नसीब करे काशिफ को, उसने मेरा पूरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया कि ये औलाद अगर खुदा ने हमारे नसीब में लिखी हुई है तो जरूर मिल जाएगी। इन 2 सालों में उसने मेरे वालिदैन का घर भी तलाश कर लिया था और गांव की हवेली भी, और मेरे मशवरे से शहर का मकान, गांव की हवेली, जमीनें वगैरह फरोख्त कर दी। काशिफ के साथ खुद भी शहर गई, अपना मकान फरोख्त किया। अपना कारोबार जो मुलाजमों के हाथों तबाह हो रहा था
किसी और फैक्ट्री वालों के हाथ फरोख्त किया और उसी के बाद हवेली और जमीनें शहर के एक बहुत बड़े रईस ने खरीदी। यूं गांव में एक आलीशान हवेली तामीर की, गांव के आसपास की तमाम जमीनें खरीद ली। खुदा के फजल से पहले की तरह एक शानो शौकत वाली जिंदगी बसर करने लगी। सांप हर माह अपना जलवा जरूर दिखाता रहा। तीसरे साल खुदा ने मुझे बच्चा दिया जिसे देखकर मैं खुद भी डर गई। वो बच्चा न था, उसका एक नूर लोथड़ा था। ना उसका सर था, ना हाथ थे, ना पाँव। उसकी पैदाइश से गांव में खबर फैल गई कि मेरे घर बला पैदा हुई है। और चंद साल और गुजरे तो एक और बच्चा पैदा हुआ। उसे भी देखकर मैं डर गई थी। उसका पूरा जिस्म ठीक था, लेकिन आंखें सिर्फ एक थी और वो भी माथे पर थी। गांव में फिर शोर उठा कि मेरे यहाँ बला पैदा हुई है। औरतों की बातें मेरे दिल को पाश पाश कर देती। उनकी हर बात मेरे दिल पर तीर की तरह लगती। मैं अंदर ही अंदर कुड़ती रहती, आंसू से खुद को भिगो लेती। लेकिन काशिफ मुझे तसल्ली देते कि लोगों की बातों से दिल बर्दाश्ता ना हुआ करें। खुदा बेहतरी करेगा। मैं रो रो कर खुदा से दुआ करती, लेकिन मेरी दुआओं में शायद असर नहीं रहा था। कुछ अरसे के बाद तीसरा बच्चा पैदा हुआ। वो पहले बच्चों से भी ज्यादा खौफजदा था। वो मुकम्मल बच्चा था, लेकिन उसके सर पर जानवरों की तरह सींग थे। तीनों बच्चे मुर्दा पैदा हुए। उस बच्चे की खबर भी गांव की औरतों तक पहुंच गई और पहले की तरह इस बार भी वो एक दूसरे के कानों में खुसर खुसर करने लगी। उस बच्चे की पैदाइश पर मेरा दिल चाहा कि खुदकुशी कर लूं, छत पर रस्सा लटकाकर डटक जाऊं। रोज रोज मरने से एक दिन की मौत बेहतर थी। मेरी सोच का मेरे शोहर को इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे डांटा। जिंदगी में पहली डांट थी जो उन्होंने मुझे दी थी। और फिर खुद रो दिए और बोले, खुदा की बंदी, तो तू क्यों खुद को जलाती है, क्यों अंदर ही अंदर कुड़ती है? तुम्हें कहा था कि औरतों की बातों पर न जाया कर, लेकिन तू तो हिम्मत हार बैठी है। उनके इन दिलासों से मैं खूब झीबर कर रोई, अपनी किस्मत से शिकवे किए। इन अजीबुल मखलूक बच्चों की पैदाइश पर डॉक्टर साहिबान भी हैरान और परेशान थे कि क्या वजह है कि इस किस्म की औलादें पैदा हो रही हैं। हर दिन गुजरते रहे, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और सालों में बदलते रहे। मेरा चौथा बच्चा पैदा हुआ। ये हर तरह से ठीक था और जिंदा भी था। इसे सही सलामत और जिंदा देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश भी आर्जी थी। अभी मेरे शोहर ने उसे उठाया ही था कि वो 1 घंटे का बच्चा बोलने लगा। मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया। मेरे शोहर डर गए और खौफजदा नजर से कभी बच्चे की तरफ और कभी मेरी तरफ देखने लगे। चंद घंटों के अंदर अंदर उसने अजीबोगरीब बातें करने के बाद जान दे दी। उस बच्चे का मुझ पर बड़ा बुरा असर पड़ा। अब तो मेरी सास भी मुझे अच्छी नजरों से ना देखती। रिश्तेदारों को जब पता चलता तो वो भी रंग रंग की बातें बनाते। उधर सांप हर माह लगातार ड्यूटी देता रहा। शायद उस जिन भूत का साया था जो मुझ पर सवार था, और उस साय की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। हर किस्म की दवाई इस्तेमाल की, लेकिन फर्क ना पड़ा। मेरे शोहर भी अब उदास उदास और परेशान रहने लगे। वो भी दोस्तों की बातों से परेशान हो गए। अब मुझसे उखड़े उखड़े लहजे में बात करते। मैं उनकी परेशानी की वजह अच्छी तरह जानती थी, लेकिन इसका इजहार कैसे करती। मैंने कई दफा उनसे कहा कि आप दूसरी शादी कर लें ताकि इतनी वसी जायदाद के मालिक बन जाए। लेकिन बोले, अगर उस बीवी से भी इसी तरह की औलाद पैदा हुई तो कुछ खाकर अपनी जान खत्म कर लूंगा। लेकिन इस दफा फिर एक अजीबोगरीब बच्चा पैदा हुआ। जिस्म तो उसका पूरा था, लेकिन पूरे जिस्म पर जानवरों की तरह स्याह लंबे लंबे बाल थे। उस बच्चे की पैदाइश पर मैं एक चीख मारने के बाद बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो जी भर कर रोई। शोहर ने तसल्लियां देने के बाद कहा, आपकी कहानी अब सामने आई है। आप पर वाकई आसेबी साया है। पहले तो वो जान लेता था, लेकिन अब तावीज की वजह से जान तो नहीं ले सकता, लेकिन अजीबो गरीब कशमकश में डाल दिया है। अब लोगों की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब मुझे जिंदगी की जरूरत नहीं, इस जिंदगी से मौत बेहतर है। ये कहकर उन्होंने गले से तावीज उतारा और हाथ में एक पिस्टल लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि सांप मेरे शोहर को जिंदा न छोड़ेगा। लिहाजा शाम के साए अभी फैले ही थे कि मुझे छत पर सांप नजर आया। मैं पागलों की तरह छत पर गई और फायर पर फायर करना शुरू कर दिए। सांप मेरे सामने लहू लुहान होता गया और फिर गायब हो गया। उसके गायब होते ही एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे पड़ा। उस थप्पड़ से मेरे मुंह से खौफनाक चीख बुलंद हुई। जब रोने धोने की आवाजें मेरे कानों से टकराई तो मेरी आंख खुली। घर में औरतों का हजूम था जो एक चारपाई के इर्द गिर्द जमा था। मैं पागलों की तरह औरतों को धक्के देती हुई चारपाई के पास पहुंची तो सामने चारपाई पर काशिफ की मैयत पड़ी थी। मैं एक दफा फिर चीख मारने के बाद बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो काशिफ मनु मट्टी तले दफन हो चुका था। घर में रोना धोना वैसे ही था। गांव की कोई औरत भी मुझे सीधी निगाह से देखना नहीं थी। उनमें चंद औरतों की जुबानी अपने कानों से जब ये अल्फाज सुने तो मैं पागल ही हो गई।
मैं चुड़ैल हूँ, पहले जिन्नों के बच्चे पैदा करती हूँ, अब काशिफ को खा गई हूँ। मैं औरत नहीं हूँ, चुड़ैल हूँ। ये लफ्ज बार बार कानों से टकरा रहे थे। मेरी सास भी मुझे अपने घर रखना नहीं चाहती थी। औरतों की बातों से उन्हें यकीन हो गया था कि मैं औरत नहीं, वाकई चुड़ैल हूँ। वो कहने लगी कि अपनी तमाम जमीनें, कारोबार खुद संभालो और यहाँ से निकल जाओ। दोबारा इस घर में कदम रखने की जुर्रत मत करना। और दूसरी तरफ गांव की औरतें मेरे साय से भी खुद को, अपने बच्चों को दूर रखती कि कहीं मेरा साया इन पर पड़ न जाए और उनके घरों में भी बलाएं पैदा न होने लगे। मैं अकेली अंदर कमरे में घुसकर अपनी किस्मत पर रोती, लेकिन मेरी कोई भी न सुनता। मैंने इद्दत के दिन पूरे करने थे, जिनका मैंने सास को वास्ता दिया कि मुझे ये दिन पूरे कर लेने दे, फिर मैं खुद ब खुद यहाँ से चली जाऊंगी। उन्होंने अपने घर के एक कोने में एक छोटे से कमरे में मुझे जगह दे दी। कोई मेरी देखभाल न करता, न दाई वगैरह आती और ना ही मेरे पास कोई रहता। मुझे डरावने ख्वाब आते और ऐसी ऐसी डरावनी और खौफनाक सूरतें नजरों के सामने आती कि मैं अपने कमरे में चीखे मार मार कर रोती रहती। एक एक दिन गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। हराम मौत मरना नहीं चाहती थी और अब मुझे शाम से बदला लेना था, उसका खात्मा करना था, जिसने मेरा सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया था, मुझे बर्बाद करके रख दिया था। खुदा ने दौलत और जायदाद से बहुत नवाजा था, लेकिन किस्मत में जहम ही जहम लिख दिए गए थे। 4 माह तक मैं उनके घर ही रही। न किसी बर्तन को हाथ लगाने की इजाजत होती और ना ही किसी से बातचीत कर सकती थी। इद्दत खत्म हुई तो सास ने जमीनों के तमाम कागजात मेरे सामने फेंके कि मनहूस चुड़ैल, ये उठा और निकल जा हमेशा हमेशा के लिए। मैंने आखिरी नजर उस मकान पर डाली। अपने मियाँ की कब्र पर जाकर रो रो कर दुआ की। उनकी जिंदगी में मुझे बहुत प्यार मिला था, लेकिन मेरी किस्मत में उनका साथ बहुत थोड़ा था। तकरीबन 12 साल वहाँ कब्रिस्तान में मुझे गांव का एक बुजुर्ग आदमी मिला। उसे मेरी जिंदगी के एक एक लम्हे की खबर हो चुकी थी। मेरे सर पे हाथ फेरकर कहा, बेटी यहाँ से 60-70 मील दूर एक बुजुर्ग का मजार है, वहां जाकर उनके तुफैल खुदा से दुआ करो। अल्लाह ताला तुम्हारी मुराद पूरी करेगा और तुम अपने मकसद को पा लोगे। उन्होंने तमाम रास्ता मुझे समझा दिया। मैंने घर आकर गाड़ी स्टार्ट की और पर्स में पैसे और कागजात डाले और बुजुर्ग की बताई हुई जगह की तरफ चल पड़ी। तकरीबन 1-2 घंटे तक मैं वहां पहुंच गई। ये मजार कब्रिस्तान के करीब ही था। कुछ फासले पर गांव था। मजार के कुछ दूर एक छोटी सी मस्जिद थी जहां गांव के लोग नमाज पढ़ने आते थे और फिर उसी मजार पर हाजिरी जरूर देते। ये मजार शरीफ एक काफी लंबी कब्र थी और उसके चारों तरफ गाड़े के साथ ईंटों की चुनाई की हुई थी, जिसके अंदर कब्र थी। मैंने गाड़ी रोकी और मजार पर जाकर गिर पड़ी और दिल खोलकर रोई। गांव के लोग मुझे देख देख कर हैरान हो रहे थे। शायद उन्होंने कभी गाड़ी कभी न देखी थी कि गांव के बच्चे मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो रहे थे। काफी देर रोने के बाद मैंने बाहर देखा तो छोटे छोटे बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई और सबको 1-1 रुपया दिया। अब रोजाना वो बच्चे आ जाते और मैं उन्हें पैसे देती और साथ साथ मजार पर खुदा के नाम पर लंगर खोल दिया। पैसे रुपए की कमी ना थी। 1 माह के अंदर ही अंदर आसपास के गांव वालों को भी लंगर के बांटने की खबर हो गई और यूं सुबह से शाम तक लंगर चलता रहता। मैंने एक मुलाजिम रख लिया जो मेरे कहने पर थोड़ी थोड़ी जमीनें बेचकर पैसे लाता रहता और वह मैं खुदा के नाम पर लंगर तकसीम करती रहती। वहां किसी को मेरी कहानी का इल्म न था। गांव की औरतें मुझे रोजाना दावत देती कि हमारे घर में आकर रह लिया करो, लेकिन मैं मजार पर ही रहना पसंद करती। वैसे भी मेरी मंजिल भी ये मजार ही था। यहाँ किसी किस्म का कोई खौफ न था। बुजुर्ग बहुत जलाल वाले थे। गांव वाले कहते हैं कि इन बुजुर्ग के मजार पर कोई शख्स गलत हरकत नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो फौरी उसका नतीजा देख लेता है। 5 साल तक मैंने उस मजार पर दिन रात मुसलसल हाजिरी दी, लेकिन सांप रोजाना रात को मजार पर आता, काफी देर बैठने के बाद गायब हो जाता। इतना मैं जान चुकी थी कि सांप का साया मुझ पर है जो चारों तरफ से मुझे घेरे हुए है। 5 साल हाजिरी देते गुजर गए। मैंने गांव की मस्जिद को वसी करके मजार के साथ ही मिला दिया था। लंगर सुबह से शाम तक चलता रहा। देगे पकती रही, दाल रोटी चलती रही। शायद खुदा ने मेरी सुन ली थी कि एक रात में बैठी हुई थी कि एक सफेद दाढ़ी वाले लंबे कद के जितनी कब्र थी उन बुजुर्ग का उतना ही कद था। नूरानी चेहरा था, सर पर सब्ज रंग की एक बड़ी पगड़ी थी और अरबी लिबास था। अचानक मेरे सामने आए। उन्हें तवील कामत बुजुर्ग को अचानक सामने देखकर मैं डर गई, लेकिन वो हल्का सा मुस्कुराए और मेरे पास ही बैठ गए। बोले, बेटी, जिस मकसद के लिए तुम यहाँ आई हो खुदा ने वो पूरा कर दिया है। तुम्हारी पिछली जिंदगी मेरी नजरों के सामने है। याद करो, कुछ अरसा पहले तुम एक दरख्त के नीचे रफा खाजिद के लिए बैठी थी जो जिन्नात का घर था। उस दिन से एक जिन तुम पर सवार हुआ और तुम्हें पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया।
वो तुम पर आशिक हो गया था और जब तुम लोगों ने उनका घर तबाह किया, जला दिया, तो उसने साम के रूप में तुमसे ऐसा बदला लिया कि तुम घर से बेघर हो गई और तुमसे सारा कुछ छीन लिया। बुजुर्ग की एक एक बात सच थी। जो वो बोल रहे थे बिल्कुल यही थी। बेटी, मेरे कब्जे में ऐसे हजारों जिन हैं और अपना ये अमल मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। इस इलाके के जिन्नात तमाम जिन तुम्हारे कब्जे में देता हूँ। तुम चाहो तो बदला लो, चाहो तो ना लो। इसके बाद उन्होंने अपना शफकत भरा हाथ मेरे सर पे रखा तो मेरी आंखें रोशन हो गई। एक एक जिन मुझे नजर आने लगा जो सर झुकाए खड़ा था। मैंने अदब से उन बुजुर्ग के हाथ चूमे। चंद लफ्ज उन्होंने मुझे बताए कि पढ़ लिया करे और जिस जिन को चाहो हाजिर कर लिया करो। उसके बाद वो उठकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े और चलते चलते ही मेरी नजरों से ओझल हो गए। आज मैं बहुत खुश थी। अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली थी। जो जिन मुझ पर सवार थे, जिनकी गिरफ्त में थी, अब वही जिन मेरी गिरफ्त में थे और मेरे इशारों पर नाचते थे। सुबह हुई तो आज मैंने अपने हाथों से पूरा दिन लंगर तकसीम किया। पहले तो लंगर चलता रहता था और मैं मजार के एक कोने में पड़ी रहती, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे खुशी दिखाई थी। लंगर तकसीम करते करते मेरी तकरीबन जमीनें बिक चुकी थी। बाकी की जमीनें मैंने खुश होकर अपने इस मुलाजिम को दे दी। उसे इतनी जमीनों का मालिक बना दिया। चंद दिन इस मजार पर मजीद रहने के बाद मैं वहां से एक अनजानी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मैंने एक वीराने का इंतखाब किया। वहां रात को वहीं रुककर बताए हुए लफ्ज पढ़कर फूंक मारकर अपने आशिक जिन को जाहिर किया। ये उस सूरत में हाजिर हुआ जैसे एक दफा जंगल वीराने में घोड़े पर सवार होकर आया था और मेरे लिए खाना लाया था, मुझे पानी पिलाया था। उसकी ये नेकी मेरी नजरों के सामने थी। फिर वही कलमात पढ़कर मैंने उसके तमाम खानदान को हाजिर किया, जिनमें चुड़ैले भी शामिल थी। कमोबेश 40-50 जिन और चुड़ैले मेरे सामने थी। मैंने अपने आशिक जिन से कहा, तुमने मेरा खानदान तबाह किया, आज मैं तेरा खानदान तबाह कर दूंगी। और फिर वो चंद अल्फाज पढ़कर उन सब पर फूंक मारी तो सभी मेरे और उस जिन के सामने तड़पते और चीखने लगे और फिर एक राख और धुएं की सूरत में गायब होते गए। उनका खात्मा करने के बाद मैंने उनसे कहा, जिस तरह तुमने मुझे तन्हा किया था, आज मैंने तुम्हें तन्हा कर दिया। तुम भी अकेले में भी अकेली। तुम्हें मैं इसलिए मुआफ करती हूँ कि तुमने जंगल में मुझे खाना खिलाने और पानी पिलाने की नेकी की थी, वरना तुम्हारी भी राख उड़ती नजर आती। अब तुम्हारी ये ड्यूटी है कि जहाँ मैं कहूंगी मुझे मिनट से पहले पहले पहुंचाना है। माजी ने एक ठंडी सांस ली और बोली, बेटे, उस दिन से लेकर आज तक मैं मुख्तलिफ मज़ारों पर हाजिरी देती आ रही हूँ। आज यहाँ हूँ तो कल कहीं और। ये खुदा के नेक बंदे होते हैं और खुदा के नेक बंदे मरते नहीं, जिंदा होते हैं। यहाँ गुजरते हुए ये छोटा सा मजार नजर आया तो हाजिरी देने चली आई हूँ और अभी जाने ही वाली थी कि तुम आ गए। मैंने माजी से इजाजत ली। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे इजाजत दी और उठकर मजार पर आखिरी बार दुआ की। मैं वापस मुड़कर चलने लग चुका था। काफी दूर आकर जब मैंने मुड़कर पीछे मजार पर देखा तो वो औरत गायब थी। मैं वहां से पैदल ही दोस्त के गांव पहुंच गया और तमाम कहानी उसे सुनाई। वो भी उस औरत को मिलने की ख्वाहिश करने लगा। न जाने अब वो दोबारा उस औरत का कब गुजर होगा और कब उसका दीदार होगा। उस बेचारी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। अगर ये सब मेरे साथ होता तो यकीनन मैं कब का खत्म हो चुका होता। लेकिन मैं दाद देता हूँ उसकी हिम्मत की, उसकी ताकत, उसके सब्र की कि उसने एक ऐसी जंग लड़ी है जिसमें उसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है।